तो बच्चों आज के लेक्चर में लेके आए हैं टेंजेंट नॉर्मल एंड मोनोटोनिसिटी। एक पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और अगर उसमें 3 मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट आ रहे हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है। या फिर कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की हाइट सेम हो। तो कुछ स्टूडेंट का ये सोच होती है कि सर ऐसा होगा कि सर इसमें 2 मिनिमा आ रहे होंगे और दोनों मिनिमा की हाइट सेम होगी और ये लाइन इसको टच करेगी। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ इस तरह का ग्राफ रहा होगा, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक कट तो आएगा ही आएगा। ये y = x² - 16 का ग्राफ है, ये y = fx × f इनवर्स x का ग्राफ है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव रस्तोगी और आप देख रहे हैं पेन किलर सीरीज का एपिसोड नंबर 9। यहाँ पर मैथ्स की हर टफ प्रॉब्लम का आपको मिलता वन शॉट ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रिक्स, क्लियर कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो बच्चों आज के लेक्चर में लेके आए हैं टेंजेंट नॉर्मल एंड मोनोटोनिसिटी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट मेजर भी ले लिया है, टेंजेंट नॉर्मल की बातें भी करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज की भी बात करेंगे। और यहाँ पर हमने एओडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एओडी 1, एओडी 2। एओडी 1 में हम लोग यहाँ तक का पोर्शन कवर कर रहे हैं जैसे टेंजेंट नॉर्मल मोनोटोनिसिटी है, और एओडी 2 वाले लेक्चर में जो बच्चों की डिमांड थी कि सर रोल्स लैग्रेंज थ्योरम के अच्छे क्वेश्चंस और कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम के अच्छे क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा की वर्ल्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमा मिनिमा के थ्रू जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो उन सारी चीजों को कवर करेंगे हम लोग एओडी के सेकेंड लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो बस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी चाय आ गई है, एनर्जी ड्रिंक ले लिया जाए। चाय की सिप के साथ शुरुआत होती है आपकी क्लास की। गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। चलिए भाई, तो आज पिटारे में क्या क्या है सर आपके, आज क्या लेकर आए हैं, ऐसा क्या खास लाए हैं, ऐसा क्या खास लाए हैं सर आज क्या खास लाए मेरे भाई। आज हम कवर करने वाले हैं टेंजेंट नॉर्मल, जिसमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह ये सारी चीजें रहेंगी। मोनोटोनिसिटी, यार मोनोटोनिसिटी तो एक दमदार टॉपिक है, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और चैलेंजिंग प्रॉब्लम तो रहेंगी क्योंकि आप चैलेंज लिया है, आपने चैलेंज लिया है तो लेना पड़ेगा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, है ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, और कोई इनोवेटिव सोल्यूशन मिलता है, कोई स्पेसिफिक आइडिया मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, y = mx + c इज बाई टेंजेंट। बाई टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन, टेंजेंट तो हम जानते हैं सर, टेंजेंट जानते हैं सर, ये बाई टेंजेंट क्या होता है। बाई टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट पे टच करे, 2 पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई टेंजेंट। ठीक है ना। अब एक मैंने आपको बाई क्वाड्रेटिक कर्व दे रखा है, 4 डिग्री का कर्व है, और आपको इसकी बाई टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। y = mx + c इस कर्व को 2 पॉइंट पर टच करती है। कौन सा कर्व है, ये रहा, इस कर्व पे 2 पॉइंट पे टच करती है। मेरी छोटी सी डिमांड है m + c की, मॉड ऑफ m + c की वैल्यू बतानी है आपको, मॉड ऑफ m + c की वैल्यू बतानी है। तो यार अगर बाई क्वाड्रेटिक को 2 पॉइंट पर टच करने वाली लाइन चाहिए, तो 4 डिग्री का जो एक्सप्रेशन होता है, अगर उसमें 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। और अगर उसमें 3 मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट आ रहे हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है ना। या फिर कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की हाइट सेम हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। अब यार इन 3 में से कौन से ऐसे कर्व है जहां पर एक लाइन 2 पॉइंट पे टच करेगी। ऑब्वियसली इसमें तो कभी टच कर ही नहीं सकती, इसमें तो एक ही पॉइंट पे टच करेगी, दूसरे पे कभी भी टच नहीं करेगी। तो ये पॉसिबिलिटी तो रूल्ड आउट हो गई, देखते ही रूल्ड आउट हो गया, यानी 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब ग्राफ इसका ये वाला भी हो सकता है और ग्राफ इसका ये वाला भी हो सकता है। अब कुछ लोग इसमें, जब मैं क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन को क्लास में बच्चों से डिस्कस करता हूं, तो बच्चे सीधे बोलते हैं, उनका पहला थॉट यही आता है कि सर इसका कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए, इसका कर्व ये 4 डिग्री जो एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, और ये जो बाई टेंजेंट बोल रहे हैं ना, वो जो है ना सर बाई टेंजेंट, वो इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये जो 2 मिनिमा आ रहे हैं जिनकी हाइट सेम है, अच्छा इस पे सेम नहीं दिख रही आपको तो बना लेते सेम, थोड़ा सा इसको और नीचे लेके आते हैं। ये तो कुछ स्टूडेंट का ये सोच होती है कि सर ऐसा होगा कि सर इसमें 2 मिनिमा आ रहे होंगे और दोनों मिनिमा की हाइट सेम होगी और ये लाइन इसको टच करेगी। देखते हैं, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि हो सकता है यार ये लाइन कुछ ऐसे टच कर रही हो, y = mx + c कुछ ऐसे टच कर रही हो, वो देखना पड़ेगा, है ना। अब ऑब्वियस सी बात, अगर कुछ इस तरह का टचिंग होगी तो फिर जरूरी नहीं है कि यार ये वाले जो पॉइंट है ये मिनिमा वाले पॉइंट हो, ये वाले पॉइंट मिनिमा वाले पॉइंट, ऐसा जरूरी
नहीं है वो तो आगे चलने पे सब पता लग जाएगा। अब अगर हम ये देखना चाहें कि यार इसमें क्या दो सेम मिनिमा आते हैं, मिनिमा की हाइट सेम होती है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो। रफ काम कर रहे हैं यहाँ पर हम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं आपको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि आपके माइंड में ऐसे थॉट आते हैं, है ना, क्योंकि डिस्कस किया हुआ है मेरा कई बहुत से बच्चों के साथ ये क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स पावर 4 का 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 13, है ना। dy अपॉन डी को जीरो कर देंगे, dy अपॉन डी को जीरो करेंगे तो यहाँ से x की वो वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पर इसके ग्राफ में मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है ना। अब यार देखो जरा, क्या तुम इस क्यूबिक के रूट निकाल सकते हो? यार हम लोग रैशनल रूट थ्योरम पढ़ा करते थे। रैशनल रूट थ्योरम क्या होती है, अगर कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है, if p बाई क्यू is a root of above equation, देखो भाई हम ये मिनिमा की हाइट तभी निकाल पाएंगे जब इसके कोई रैशनल रूट हो, उन रैशनल रूट पर पॉइंट रखकर हम इसकी हाइट चेक कर ले, अगर हाइट सेम आ रही है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम बता ही नहीं सकते। अगर इसका कोई रैशनल रूट नहीं, तीनों रूट इसके रैशनल है या फिर एक रैशनल है, दो कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम इसमें कुछ क्लेम नहीं कर सकते। फिर उस केस में वो देख लेते, पी वाई के रूट ऑफ अबव इक्वेशन, तो इसका मतलब होता है रैशनल रूट थ्योरम क्या कहते हैं, पी मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ 13, पी इसको डिवाइड करेगा एंड क्यू मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, ये रैशनल रूट थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। तो पी तो प्राइम नंबर का डिवाइजर है ना, और क्यू किसका डिवाइजर है, 4 का। तो पॉसिबल रूट्स क्या होते हैं, पॉसिबल रैशनल रूट्स, है ना, क्या चेक करना चाहिए। तो x इक्वल टू, जैसे हमने p को हमने पहले 1 ले लिया, p को 1 ले लिया, है ना, p 13 को डिवाइड कर रहा है तो प्लस माइनस 1 ले लिया, है ना, और p को तो फिक्स कर दिया 1 ही है ऊपर, और q 4 का डिवाइजर है तो प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/4, इस तरह के रूट ले लिए, है ना। अब p की सारी पॉसिबिलिटी हो गई। अब बात करते हैं 13 ले लेते हैं, प्लस माइनस 13 हो सकता है, प्लस माइनस 13/2 हो सकता है, प्लस माइनस 13/4, तो इतने पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। तो अब आप ये सारे रूट उठा के इसमें चेक करो, इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर देता है ना। आप चेक मत करना, मैं सारे चेक कर चुका हूं, इनमें से कोई भी रूट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। नहीं करने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की लाइन पॉसिबल भी होगी तो भी हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मिनिमम पॉइंट पर हाइट सेम आ रही होगी तो फिर वो रूट भी तो मिलने चाहिए जिसे हम चेक कर पाए, तो हमारे पास रैशनल रूट तो आ ही नहीं रहे, इसका मतलब हम इसको चेक नहीं कर सकते। तो अब यहां पर हम पॉलिसी चेंज करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका चेंज करेंगे। हम इस प्रोसेस को छोड़ रहे हैं, इस पर हम काम नहीं कर सकते, हमने लेट कर लिया। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन इसको टच कर रही थी 2 पॉइंट पर, है ना। तो अब अगर ये लाइन इसको 2 पॉइंट पे टच कर रही है, थोड़ी देर के मैंने लेट कर लिया, अब वो पोजीशन ये और ये कोई भी हो सकती है, वो तो सॉल्विंग अपने आप पता लग जाएगा पोजीशन क्या है। लेट कर लिया पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट अल्फा है, और ये पॉइंट Q है, इसका x कोऑर्डिनेट बीटा है ना। ये लाइन कौन सी, ये लाइन वही है, y इक्वल टू mx प्लस c। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वाड्रेटिक कर्व को इसके साथ सॉल्व कर रहा हूं, इस 4 डिग्री कर्व को, इस बाई क्वाड्रेटिक को इसके साथ सॉल्व कर रहा हूं। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। सॉल्विंग 1 एंड 2, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 35 इक्वल टू mx प्लस c, इसको इसके साथ ले लिया हमने। अच्छा, जब कभी हम दो कर्व को एक साथ सॉल्व करते हैं तो उससे जो भी रिजल्ट मिलता है वो दोनों के लिए होल्ड करता है, वो बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी होल्ड करेगा और लाइन के लिए भी होल्ड करेगा, यानी बेसिकली उन पॉइंट के लिए होल्ड करेगा जो कर्व पर भी है लाइन पर भी, यानी दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज P और Q। तो पूरी पिक्चर को इधर ले आओ, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, अच्छा माइनस 13 प्लस m इंटू x प्लस 35 माइनस c इक्वल टू 0। कुछ इस तरह का सीन बन गया, ठीक है ना। अब ये 4 डिग्री की जो इक्वेशन बनी है,
इसको सॉल्व करने से वही एक्स आएंगे जो लाइन पर भी हैं और जो बाइकोडेटिक कर्व पर भी हैं। इसका मतलब है इसको सॉल्व करने जो एक्स की वैल्यूज आने वाली है वो क्या नहीं वाली, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। लेकिन सर ये तो 4 डिग्री की क्वेश्चन है, इसके तो 4 रूट होने चाहिए, आप तो केवल 2 ही रूट बता रहे हो। अरे भाई थोड़ा होश में और नींद से जाओगे बच्चों। ये अल्फा पर लाइन कर्व को टच कर रही है तो ये क्या होगा ना, डबल रूट होगा, मतलब ये रिपीट करेगा, है ना। सिमिलरली बीटा पर भी ये लाइन इसको टच कर रही है तो इसका मतलब ये भी रिपीटेड रूट होगा। तो अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूं, एक्स पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 11x² माइनस 13 प्लस m इंटू एक्स प्लस 35 माइनस सी प्लस 35 माइनस सी इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, ऐसा हो गया। क्योंकि अल्फा भी टच करे ना, रिपीटेड रूट होगा, ये भी रिपीटेड रूट होगा। अच्छा दोनों ही रूट रिपीट कर रहे तो एक काम कर लो यार, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का कंप्लीट स्क्वायर, तो अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा और ये एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर आ जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग मैंने लेट कर लिया वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा कुछ बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन इक्वल है। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। और जब रिजल्ट आइडेंटिटी बनता है तो उस पर एक समय हम दो काम कर सकते हैं, दोनों तरफ से लाइक पावर के कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं या फिर हम एक्स को कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यार, एक्स पावर 4 प्लस 2x³ एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 11x² माइनस 13 प्लस m ऑफ x 13 प्लस m इंटू एक्स प्लस 35 माइनस c इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर था ना, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पी एक्स के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स 2px³ पी एक्स प्लस सी प्लस 2pc एक्स प्लस 2c एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, नहीं ये सी कैसे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, सी कहाँ से आ गया यार, सॉरी टेक पार्डन, ये था ना एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, तो एक्स पावर 4 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p इंटू एक्स क्यू प्लस 2pq एक्स प्लस 2q इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब बस सिंपल सॉल्विंग करनी है आपको, है ना। सॉल्विंग इन द सेंस कंपेयर कर लो कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, है ना। तो xq का टर्म देखो यार, xq का टर्म अगर अपन देखें तो यहाँ पर xq का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है और यहाँ पर xq का टर्म 2p है, तो क्लियर कट भाई पहला शॉट शानदार, p पहली बार में आ गया, p इक्वल्स टू 1। बोलो दोस्तों क्या कहते हो, यस सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, p पहले शॉट में निकल गया। चल भाई अब देखो एक्स स्क्वायर के टर्म देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से -11, राइट हैंड साइड को ध्यान से देखना भाई साहब, पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एक टर्म और देखा, पी स्क्वायर प्लस 2q, थैंक यू सर, बिकॉज p पहले से पता था 1, ये उधर जाके बनेगा -12, तो q की वैल्यू आ जाएगी -6, p1 आ गया, q -6, p और q पता लग गए। अब बारी है m और c की, है ना, क्योंकि हमें लाइन निकालनी थी तो बेसिकली हमें काम यही करना था, x का कोफिशिएंट कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड से -13 -m, राइट हैंड साइड से x का मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है और थैंक गॉड p और q दोनों मेरे पास आ चुके थे। p कितना था 1, q कितना था -6, तो ये -12 आ जाएगा, -13 -m इक्वल टू -12, m उधर शिफ्ट करते 13 में प्लस करेंगे m -1, यानी लाइन का स्लोप कितना आएगा बच्चों -1, लाइन का स्लोप -1 आ गया। अब लास्ट टर्म बचा है कांस्टेंट टर्म 35 -c, 35 -c, इधर का कांस्टेंट उस कांस्टेंट के इक्वल, उधर कांस्टेंट है केवल q स्क्वायर, q था -6, है ना, तो 35 -c इज इक्वल टू 36, तो c निकालेंगे तो 35 - 36, c भी -1, c भी -1 आ गया, m भी -1 आ गया। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी भाई, मॉड ऑफ m प्लस c पूछ रहा था, तो मॉड ऑफ m प्लस c कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देयरफॉर मॉड ऑफ m प्लस c की वैल्यू 2 आ रही है।
ठीक है ना। इसका मतलब हम बाई टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ बाई टेंजेंट अगर पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ बाई टेंजेंट इस लाइन की इक्वेशन, तो एम बी माइनस वन सी बाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 पूछा नहीं है। इक्वेशन ऑफ बाई टेंजेंट मतलब इसको हम मोर देन वन करेक्ट में भी बना सकते थे क्वेश्चन, है ना। हमने आपको इंटीजर टाइप में पूछा है क्वेश्चन, हम इसको मोर देन वन करेक्ट में पूछ सकते थे। अच्छा, एक केस हम इसमें और भी पूछ सकते थे इसमें आपसे, जैसे हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि यार ये बताओ कि ये एरिया कितना होगा, कौन सा एरिया, ये वाला, मतलब कर्व उसके बाई टेंजेंट विद बाउंडेड रीजन का एरिया बताओ। तो बाउंडेड रीजन बता देंगे हम, भाई लाइन हमने निकाल ली, कर्व पता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू डीएक्स। लेकिन बस हमें उसके लिए अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए होगी, यानी ये जो बाई टेंजेंट है ये कर्व को कहाँ पे टच करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। और एक बार वो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए तो हमको वो पता लग जाएगा कि वो मिनिमम ये वाला सीन है या फिर वो दूसरा सीन है ना। तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर इसको अल्फा और बीटा तो खैर नहीं निकाला, पी और क्यू निकाल लिया था। हाँ, हमने ये काम कर लिया था, पी और क्यू की वैल्यू आ गई थी भाई, ये 4 डिग्री एक्सप्रेशन इसका स्क्वायर था। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहां से मेरे को अल्फा बीटा मिल जाएगा। पी कितना आया था हमारे पास, पी आया था मेरे पास 1, क्यू आया था -6। इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है यानी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 यानी x प्लस 3 और x -2, ये बन जाएगा। इसका मतलब हो गया अल्फा से कंपेयर कर लो, एक कांटेक्ट पॉइंट -3 आएगा, दूसरा कांटेक्ट पॉइंट 2 आ जाएगा, है ना। तो अगर एरिया पूछा जाए रिक्वायर्ड एरिया, क्या कर लेंगे, अपर कर्व यानी बाई क्वाड्रेटिक, अपर माइनस लोअर इनटू डीएक्स, और इंटीग्रेशन की लिमिट भी आ जाएगी -3 से 2। तो यहाँ से बाउंडेड एरिया भी आप निकाल सकते हैं, है ना, मतलब कर्व और बाई टेंजेंट के बीच का। और आप उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। ये काम मैं सब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एरिया कितना आएगा सब बताओगे कमेंट सेक्शन में, और इन पॉइंट पर हाइट भी बताओगे, है ना। और ये भी चेक कर लोगे ये कर्व के मिनिमा वाले पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव 0 नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी रैशनल रूट होता तो वो यहाँ से मिल जाता है रैशनल रूट थ्योरम से। तो वो जो हमारे रूट आ रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे रूट आ रहे हैं वो इनमें से नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये 100% ये वाला कर्व नहीं, ये वाला कर्व ही है। ठीक है बच्चों, तो ये डाउट आते हैं बच्चों को। चलिए भाई मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, देखिए क्या है। लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इन एफ जीरो इक्वल टू हाफ। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसमें सारा चेक करना, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नॉन मोनोटोनिक है, लिमिट क्या है और कितने एसिम्प्टोट है। तो लुक एट दिस कंडीशन, एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, बेसिकली एफ एक्स निकालना है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से एफ एक्स निकालना है। तो एक काम, सबसे पहला थॉट इसको देख कर यही आता है कि सर एक काम करो, x को -x से रिप्लेस कर दो, क्योंकि x को, ये x की हर वैल्यू के लिए रिलेशन ट्रू है ना। तो f डैश ऑफ -x, आपको सर -x को -x से चेंज करेंगे तो ये f ऑफ -x बन जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला f ऑफ x आ जाएगा। बेसिकली देखे तो सर फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट साइड में, राइट साइड तो सेम ही है। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड we can write f dash of -x equal to f dash x, f dash of -x equals to f dash x, ये लिख सकते हैं क्या। इसका मतलब क्या हुआ सर, f dash x इवन फंक्शन है, इसका मतलब क्या हो गया, implies f dash x is an even function, है ना। और भाई साहब अगर f dash इवन है तो fx कैसा होगा, सर ऑड, अच्छा, implies fx is odd function, और fx odd है मेरे भाई, तो माइनस जंप लेके सीधा बाहर आएगा, f ऑफ माइनस fx ये बाहर आ जाएगा, therefore 1 implies माइनस जंप लेके बाहर आ गया, f डैश x इक्वल टू माइनस बाहर ले लेंगे f स्क्वायर x, ये आ जाएगा।
और अब इसको प्यार से इंटीग्रेट कर लेंगे भाई, एफ एक्स के स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे और एफ एक्स को बाई बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वेरिएबल सेपरेट डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट करके एफ एक्स आ जाएगा क्या? यस सर, अब कर लेंगे सर, छोड़ दीजिए प्लीज, कर लोगे भाई? यस सर। ना भाई ना, ना ना बालक, यहाँ पर ट्रैप था। पहले अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ये मिस्टेक कर देते हैं कि सर डेरिवेटिव इवन है तो फंक्शन ऑड होगा। ये जो स्टेप लिखी है ना इम्प्लाइज वाली, ये एक रॉन्ग स्टेप है। सर क्यों? यही तो पढ़ाया था सर ने, हमारे सर ने गलत पढ़ाया? अरे नहीं भाई, सर थोड़ी गलत पढ़ाते हैं, सर सही पढ़ाते हैं। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर की बातों को समझ नहीं पाते। सर ने पढ़ाया होगा कि अगर एफ एक्स कोई डिफरेंसेबल फंक्शन है, अगर एफ एक्स कोई डिफरेंसेबल इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होता है। अगर फंक्शन इवन है तो डेरिवेटिव ऑड होता है, फंक्शन ऑड है तो डेरिवेटिव इवन होता है। ये सर ने नहीं बताया होगा कि डेरिवेटिव इवन है तो फंक्शन ऑड होगा, कॉन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। इसका बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है कि अगर एफ एक्स को तुम ऑड मानोगे, यार ये तो अपन सब जानते हैं कि अगर ऑड फंक्शन की डोमेन में 0 है तो 0 पर वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है ना। एक्स को 0 पुट डालो, एक्स को 0 पुट करो तो एफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। बट लुक एट दिस कंडीशन, यहाँ पर सबसे बड़ा तो पॉइंट यही दिख रहा है कि यार अगर ये ऑड होगा तो भाई 0 पे वैल्यू हाफ कैसे आ सकती है? समझ गया ना? तो ये रॉन्ग डायरेक्शन है, यहाँ पर मूव नहीं करना है। अब जब यार यहाँ मूव नहीं करेंगे सर तो करेंगे कैसे? उसका तरीका बताते हैं तुमको, करने का तरीका बताते हैं। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, इसको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश समथिंग है इंटीग्रेशन एफ ऑफ समथिंग, लेकिन माइनस एक्स है तो एक माइनस बाहर आएगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, है ना। दोनों को प्लस कर लेते हैं, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, कॉन्स्टेंट को लैम्डा बोल दिया, उधर स्विच कर दिया, ठीक है। अच्छा अब लैम्डा निकाल लेंगे, एक्स को 0 पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स को 0 पुट कर देंगे, ये भी हाफ है भी हाफ, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, इन दोनों का सम 1 आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का सम 1 आ गया। अब यार इनके बीच अगर एक रिलेशन डेवलप हो गया तो इस रिलेशन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, अब सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगा। नाउ वन इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स इंटू, एक काम करते हैं यार, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये पसंद नहीं आ रहा है, कि मैं इसको लाइक नहीं करता यार, एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ से निकाल लो, क्या बोलोगे सर? 1 माइनस एफ एक्स। आज बच्चों थोड़ा सी तबीयत खराब है मेरी, रात भर मैं बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ से परेशान रहा हूँ, है ना। लेकिन आपका वीडियो आपके टाइम पर पहुंच जाए, आपकी पढ़ाई में कोई लॉस ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया जाए। चलिए मूव करते हैं आगे। एक काम कर लें यार कि एफ एक्स को बोलते हैं बाई, तो ये बन जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, और अब इसके बाद ये सीन वही बन गया है जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, डी वाई वाली फैमिली बाई के साथ, मतलब वही है वाई वाली फैमिली डी वाई के साथ, वेरिएबल सेपरेबल टाइप में इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन वाई टाइम्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स, ऐसे लिख दिया। इंटीग्रेट कर लेते हैं यार, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, छोटा माइनस बड़ा इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स, तो डी वाई अपॉन लीनियर लॉग ln ऑफ बाई माइनस 1 अब माइनस ln बाई लॉग m अपॉन n इक्वल टू x प्लस म्यू। बाई का मतलब वही एफ एक्स है, बाई का मतलब एफ एक्स है, x को 0 पुट कर देते हैं, x को 0 पुट करेंगे, ये 0, यहाँ पर बाई 0 की वैल्यू हाफ आ जाएगी, हाफ माइनस 1 हाफ, नीचे भी हाफ ln 1 0, इसका मतलब म्यू 0 आ जाएगा। म्यू 0 आने का मतलब है मॉड ऑफ बाई माइनस 1 अपॉन वाई, लॉग हटा देंगे तो ये बन जाएगा e की पावर x, है ना। क्या बन गया? e की पावर x। कलर चेंज भाई, यार हमें fx चाहिए, बस मॉड हटा के निकाल लो यार, मॉड हटाएंगे तो बाई माइनस 1, बाई मतलब वही fx माइनस 1 अपॉन fx, क्या बोलोगे? प्लस माइनस e की पावर x, दो पॉसिबिलिटी आएंगी, fx से डिवाइड दे दें, इसका मतलब 1 माइनस 1 बाई एफ एक्स
या तो e पावर x होगा या फिर ये e पावर माइनस x होगा। 1 बाई 1 देखते हैं यार। अगर इसको मैं इतना लेता हूं तो 1 बाई एफ एक्स आएगा 1 माइनस ई पावर एक्स, 1 बाई एफ एक्स आएगा 1 माइनस ई पावर एक्स। इसका मतलब एफ एक्स कितना आएगा 1 अपॉन 1 बाई एफ एक्स आएगा 1 माइनस ई, इसका रेसिप्रोकल। और जब हम इसको लेते हैं ई पावर माइनस एक्स नहीं था यार, माइनस ई की पावर एक्स है ना। तो जब ये इसको लेंगे और एफ एक्स इक्वल टू ये उधर प्लस हो जाएगा, तो दो फंक्शंस आ रहे हैं है ना। अब बात है इसमें सेटिस्फाई कौन सा करेगा, तो जीरो तो डोमेन में ही नहीं है, ई पास जीरो यहाँ पर हमें दे रखा था ना, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू हाफ है, तो यार एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्टेड एज, क्यों कर रहे हैं, एफ जीरो इक्वल टू हाफ, और ये एफ जीरो इक्वल टू हाफ यहाँ पर आ रहा है भाई, एक्स को जीरो डालो एफ जीरो हाफ आ गया, तो ये ओके हो गया भाई। इसको सिलेक्ट कर लिया हमने और इसको रिजेक्ट कर दिया। ये एफ एक्स आ गया 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, एफ एक्स निकाल लिया। अच्छा, अब इनका एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग, नॉन मोनोटोनिक, तो ये तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ई पावर एक्स का फिर से करेंगे इंटू ई पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है, इंटू ई पावर एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स ये आ गया, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स का स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, लेस देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अगर डेरिवेटिव निगेटिव है फॉर ऑल एक्स, डेरिवेटिव निगेटिव है फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब फंक्शन क्या कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज करेगा, नॉन मोनोटोनिक हटा देता हूँ, है ना, एफ एक्स डिक्रीज करेगा। अब इस लिमिट को देखते हैं, ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, नाउ लिमिट एक्स टर्निंग टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस ई पावर एक्स, तो पहले से ही था, ई पावर 2x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ई पावर 2x प्लस 2 ई पावर x प्लस 1, तो ई पावर 2x ऊपर नीचे डिवाइड दे दो। यार ये लिमिट तो डायरेक्ट दिख रही थी, 1 प्लस 2 अपॉन ई पावर x प्लस 1 अपॉन ई पावर 2x, तो ये भी जीरो टेंड करेगा इन्फिनिटी पे, ये भी जीरो, लिमिट का आंसर -1 आ गया भाई। ये तो डिवाइड देने पे जीरो चला ही जाएगा, बिना पेन उठाए सॉल्व करने वाली लिमिट थी भाई, ये भी आंसर है। अगर ग्राफ ऑफ एफ एक्स हैज ओनली वन एसिम्प्टोट, फंक्शन के ग्राफ में सिर्फ एक एसिम्प्टोट आएगा, तो पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने ये देखा फंक्शन कंटिन्यूअली जो है डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी पे चला चेक करके बताओ, माइनस इन्फिनिटी पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही होगी, इधर आओ, माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, तो एक्स को माइनस इन्फिनिटी डालो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो, तो 1 अपॉन 1 प्लस जीरो, यानी माइनस इन्फिनिटी पे 1 को टेंड करेगा, और इन्फिनिटी पे लिमिट का आंसर देख लो, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, तो ई की बार इन्फिनिटी क्या होता है, ई की बार इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट कर लिया, यानी माइनस इन्फिनिटी पर ये 1 हाइट से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, और अपनी लाइफ एंड कहाँ पे करेगा, जीरो पर, यानी एसिम्प्टोटिक बिहेवियर तो है कर्व में एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। तो बच्चों ने बोला था सर थोड़ा ग्राफ स्केचिंग वाले क्वेश्चन कराइएगा, बिल्कुल यार, देखो यही रहा तुम्हारी डिमांड, तुम्हारा पेन, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, सबको समझ रहा हूं मैं, आओ भाई। तो यार ये एसिम्प्टोट है ना, माइनस इन्फिनिटी पे कर्व की हाइट कितनी थी, 1, और फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, जीरो पर इसकी वैल्यू हाफ आ रही है, ठीक है भाई। तो एक कर्व कुछ इस टाइप का होगा यार, लगातार डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है ना, और ये हाइट हो जाएगी 1, 0,1, ये 0,हाफ, ये 0, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब दिख रहा है कि कर्व में एसिम्प्टोट कितने यार, देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, एक तो y इक्वल टू 1
और एक x y इक्वल टू 0। एसिम्प्टोट मतलब एक ऐसी लाइन जिसके साथ कर्व इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पैरेलल चलता है लेकिन कर्व को टच नहीं करता। ये मानते हैं एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती है। लाइन जो है ऑरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर है लेकिन कर्व और लाइन का पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी पे लाई करता है, ठीक है ना। तो देयर आर टू एसिम्प्टोट्स, देयर आर टू एसिम्प्टोट्स। और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन की बात करें तो y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस एंड y इक्वल टू 1, ये दो एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं बच्चों। आ रही है बात समझ में? यस सर आ रही है। चलिए भाई आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट f 0,1 से r बी ए डिफरेंशियल फंक्शन विद नॉन इंक्रीजिंग डेरिवेटिव। f जो है 0,1 से r में एक डिफरेंशियल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव कैसा है? नॉन इंक्रीजिंग है, सच दैट 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, f डैश 1 पॉजिटिव है। देन 0,1 से r में डिफरेंशियल फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग डेरिवेटिव सच दैट 0 पर वैल्यू 0, f डैश 1 पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा डेरिवेटिव नॉन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव इंक्रीज नहीं कर रहा है आगे जाने पर। इसका मतलब क्या होगा? आगे जाने पर डेरिवेटिव की वैल्यू या तो सेम होगी या फिर कम होगी, है ना। फिर से समझना, डेरिवेटिव अगर किसी इंटरवल में नॉन इंक्रीजिंग है, वैसे तो 0 से 1 दे रखा है, तो 0 से 1 में डेरिवेटिव नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है कि जितना हम आगे जाएंगे, आगे जाने पर डेरिवेटिव की वैल्यू या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर कम होगी, बढ़ेगी नहीं। इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि पीछे वाले किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू आगे वाले पॉइंट से या तो बराबर होगी या फिर बड़ी होगी, क्योंकि ये आगे इंक्रीज तो कर ही नहीं रहा, ग्राफ कांस्टेंट रहेगा डेरिवेटिव या फिर डिक्रीज करेगा, समझ गए ना। चलो भाई, तो अब ये दो कंडीशन दे रखी है, f1 f'1 से बड़ा है या फिर f1 f'1 से छोटा है। f1 f'1 दोनों दिख रहा है, f0 0 दे रखा है, तो 0 पर वैल्यू दे रखी है, 1 पे निकालनी है। तो एक काम करते हैं LMBT यूज कर लेते हैं यार। हाँ देखो LMBT यार एक आध क्वेश्चन बाई चांस यूज हो रही है LMBT, वैसे हम मेजर पार्ट उसका कवर करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। LMBT, रोल्स लैग्रेंज सब कुछ है ना, कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम सब कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक पार्ट में यूज हो रही है, यूजिंग LMBT on fx for x belongs to interval 0 से 1, 0 से 1 में यूज कर रहे हैं ना। तो क्या आएगा? fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इक्वल टू f डैश c। f0 0 है तो यहाँ इसका मतलब हुआ f1 माइनस 0, फाइनली f1 की वैल्यू f डैश c आ रही है। f1 कितना आ रहा है? f1 अपने पास आ रहा है f डैश c के बराबर। अच्छा यहाँ C कहां पर होगा? C किस इंटरवल का एलिमेंट होगा? C जो होगा ओपन इंटरवल का एलिमेंट है 0 से 1, वेयर C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1। C ओपन इंटरवल का एलिमेंट है। अब लुक एट दिस कंडीशन, लुक एट दिस कंडीशन। 1 पे डेरिवेटिव का वैल्यू कैसा? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। 1 पर डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है और C जो है 1 से पीछे ओपन इंटरवल है। भाई सब नींद से जागना पड़ेगा। C पर मतलब 0 से 1 में क्या है? ओपन इंटरवल। तो C अगर ओपन इंटरवल का एलिमेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि C पर डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो 1 पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। सिंस f dash x is non increasing on 0 to 1, अगर डेरिवेटिव नॉन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि 1 से पीछे कोई भी पॉइंट ले, वहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाले, वो वाली वैल्यू 1 पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू है उससे या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, है ना। तो f डैश c किसके बराबर है? f1 के बराबर है। इसका मतलब f1 ग्रेटर देन इक्वल टू f डैश c। सॉरी f डैश c नहीं है, f डैश c, f1 ग्रेटर देन इक्वल टू f डैश 1। f1 ग्रेटर देन इक्वल टू f डैश 1, ये वाला पार्ट हो गया भाई। आगरा क्लियर है? आगरा क्लियर है तो बॉम्बे गलत है, बॉम्बे गलत है ना। कैलकाटा की बात करते हैं।
कैलकाटा की बात करते हैं। इंटीग्रल 0 to 1 1/1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इससे छोटा होगा, है ना। 1/1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इससे छोटा होगा। तो अब फंक्शन की रेंज में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रियल नंबर, सारे रियल नंबर हो सकते हैं, कोडोमेन पूरी पूरी आर है ना। तो अच्छा, अब इसको देख के बच्चा कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। भाई इंटीग्रेट तो तब कर पाओगे जब मैंने एफ एक्स तुमको दिया हो, ना तो एफ एक्स दिया है ना ही तुम निकाल पाओगे, निकालने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हें बस इसको इस मैसेज को डिकोड करना है यार, ये क्या लिख कर दिया हुआ है, मतलब इसको करेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे। तो फंक्शन है नहीं, लेकिन इतना तो जरूर बोल सकते हैं एफ स्क्वायर एक्स जो भी कुछ होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पूरे डिनोमिनेटर की बात करें तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 1 है उससे बड़ा होगा, पूरा डिनोमिनेटर 1 है उससे बड़ा है, तो ये एंटायर फंक्शन, ये एंटायर इंटीग्रेंट जो होगा, ऊपर 1 है नीचे क्वांटिटी 1 है 1 से बड़ी है, तो कहने मतलब लेस और इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो इस पूरे इंटीग्रेंट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी 1, और वही 1 तब होगी जब f 0 हो जाए, 0 से 1 के बीच हर पॉइंट पर। मान लो यार होता है ऐसा, ये 1 आ गया, अगर ये 1 भी आ गया तो फिर इसका इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेगी, लेस और इक्वल टू 1 रहेगी। अच्छा, f1 ग्रेटर देन इक्वल टू f डैश 1 है, तो इसका मतलब f1 अपॉन f डैश 1, ये रेशियो जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे f डैश 1 से डिवाइड दे दो, f डैश 1 पॉजिटिव नंबर डिवाइड दे सकते हैं, तो इस रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी ये जो क्वांटिटी है ये 1 से बड़ा है नंबर, तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर इसका हमेशा क्या होगा, अपर बाउंड। ऑब्वियस सी बात है, मतलब ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, ये 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, और ये वर्स्ट केस में 1 तक जा सकता है। अगर ये 1 चला गया तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, 1 नहीं गया तो फिर ये इस पे डोमिनेट करेगा। तो ये देखते ही क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से 1, फंक्शन 0 से 1 में इंक्रीजिंग होगा, तो ये तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यार 1 पर देखो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, सिंस डेरिवेटिव नॉन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव कैसा है, नॉन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि 0 से 1 के बीच के किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू एफ डैश 1 से बड़ी होगी। 0 से 1 के बीच कोई पॉइंट ले लो, वहां पर डेरिवेटिव निकालो, वो एफ डैश 1 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। लेकिन एफ डैश 1 कैसा है, एफ डैश 1 स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, एफ डैश 1 कैसा है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स भी कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1, यानी 0 से 1 के बीच के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव का साइन कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। इसका मतलब ये फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा 0 से 1, ठीक है ना। तो थोड़ा सा LMBT यूज हुआ है, आगे हम लोग डिटेल में काफी सारी चीजें कवर करेंगे, LMBT पर भी एक आध क्वेश्चन में यूज हो रहा है। अब यार ये सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओगे क्या, नहीं भाई ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ाएंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जरूर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और मेरी एक छोटी सी डिमांड है कि बताओ यार इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 0 से π/2 में कितने सॉल्यूशंस आएंगे। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन द गिवन इंटरवल। तो इसमें यार कैलकुलस का क्या यूज हो सकता है, लग रहा है कैलकुलस का यूज है, क्वेश्चन देख के लगेगा कैलकुलस का है इसमें एप्लीकेशन। तो देखिए अगर आप ऐसे सोचोगे यार, क्योंकि अब देखो ये साइन है ये कॉस है, पूरा चेंज है, ट्रिग्नोमेट्री से तो डील कर ही नहीं सकते भाई, ट्रिग्नोमेट्री से डील करने के लिए ये साइन है, ये अंदर वाला मामला सेम होता, ये वाला मामला और ये वाला मामला सेम होता, तो फिर हम डील इसको चेंज कर ले, कॉस को लिख देते साइन 90 माइनस थीटा, फिर साइन सी प्लस साइन डी लगा के आगे बढ़ा जा सकता था। लेकिन तो पिक्चर ही अलग है यार, मतलब कहानी ही अलग है, ये कुछ बोल रहा है ये कुछ बोल रही है, साइन बोल रहा है अंदर, ये कॉस बोल रहा है, ये बाहर कॉस बोल रही है बाहर साइन बोल रहा है, ये साइन बोल रही है, मतलब पूरी पिक्चर ही उल्टी है, तहस नहस कर रखा है सीन को। तो टिग्नोमेट्रिकल टच जरूर है, लेकिन सिर्फ टच ही है भाई साहब, कंप्लीट तो होगा कैलकुलस से। सर कैसे करेंगे, एक काम करते हैं यार दोस्तों, एक काम करते हैं, एक फंक्शन में डिजाइन कर लिया, एक फंक्शन डिजाइन किया साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस एक डिफरेंस फंक्शन ले लिया यार मैंने, और इस फंक्शन की टेस्टिंग मैं करने जा रहा हूं किस इंटरवल के लिए, 0 से π/2 के लिए। इस फंक्शन की टेस्टिंग करने जा रहा हूं 0 से π/2 के लिए। मैं चेक करना चाहता हूं इस फंक्शन का ग्राफ इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करेंगे सर, डेरिवेटिव से।
आ जाओ साथ में। एफ डैश एक्स साइन समथिंग का डेरिवेटिव सर कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ साइन एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ समथिंग समथिंग, इसका करेंगे डेरिवेटिव, कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव सर माइनस साइन ऑफ समथिंग। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव सर कॉस एक्स। हो गया क्या? यस सर। अब आ गया, ये कॉस ऑफ समथिंग है, कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ कॉस एक्स, है ना। एक माइनस माइंड में मैंने नोट कर लिया है ना, क्योंकि मुझे दो कॉस दिख रहे हैं इसलिए मैं चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है भाई। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस का करेंगे तो फिर से माइनस साइन, तो दो बार माइनस आया, दो बार माइनस का मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। ये एविडेंस आ रहा दोस्तों। सर बहुत गंदा आ रहा है, ये बहुत गंदा आ रहा है, लेकिन भाई साहब साथ ही साथ तुम इंटरवल देखो, इंटरवल कितना प्यारा है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, सारे साइन कैसे रहते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं। अब सारे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ भी बाहर निगेटिव साइन है और यहाँ भी बाहर निगेटिव साइन, यानी एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है यार कि एफ डैश एक्स का साइन इस पूरे के पूरे इंटरवल हमेशा कैसा रहने वाला, लेस और इक्वल टू 0, implies f dash x is less or equals to 0। अच्छा π/2 ले भी लें तो 0 होगा नहीं, π/2 पर यार cos π/2 0 होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन cos π/2 0, cos 0 1, है ना, cos π/2 0, cos π/2 0, हाँ हो जाएगा। cos π/2 क्या हो जाएगा, 0 sin 0 0, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव लेस और इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि फंक्शन का ग्राफ f(x) डिक्रीजेस फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2 में फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज करेगा। अच्छा, अगर फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज कर रहा, मेरे से पूछा गया है कि बताओ इसके रूट कितने आएंगे 0 से π/2 में। एक काम करते हैं यार, 0 से π/2 में फंक्शन का ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग है तो अगर 20 से कट करता तो एक रूट आएगा, पूरा ऊपर रहता है तो एक भी रूट नहीं, पूरा नीचे रहता तो एक भी रूट नहीं। तो बस अब दो काम करने, 0 और π/2 पर फंक्शन की वैल्यू का साइन चेक करना है। नाउ f ऑफ 0, x को 0 पुट कर दो, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो साइन 1 पहला टर्म बन जाएगा साइन 1, माइनस x को 0 पुट करेंगे, cos 0 1 होता है, cos ऑफ साइन 1, है ना। एक बार π/2 पुट कर दो, f π/2, तो साइन π/2 1 होता है, साइन π/2 क्या होता है 1, साइन ऑफ cos 1 माइनस cos π/2 होता है 0, साइन 0 0, cos 0 1, ये आ गया। साइन ऑफ cos 1 माइनस 1, साइन ऑफ cos 1 माइनस 1, डेफिनेटली ये वैल्यू तो निगेटिव है, यानी π/2 पर तो फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ग्राफ नीचे होगा। लेकिन अब ये चेक करना है, साइन 1 माइनस कॉस ऑफ साइन 1, ये डिफरेंस कैसा है, क्या ये निगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, 0 तो नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, जैसे तुम इसको t बोलो, t माइनस कॉस टी, तो t और cos t में कंपेयर करेंगे तो उसके नियर अबाउट कर सकते हैं। साइन 1 जो होता है ना, 1 रेडियन मतलब होता है 57 डिग्री, मोटा मोटा 60 मान लो, साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2। ये एक काम करो, रुक जाओ, उतना मत करो यार, ज्यादा पंगे मत लो, साइन 1 को चेंज कर लो यार, उससे आई थिंक जल्दी हो जाएगा। साइन 1 को लिख दो cos 90 माइनस 1, हाँ कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहां से आसानी से हो जाएगा कंपैरिजन। देखो जरा, अब दोनों टर्म रेडियन में π/2 रफ वैल्यू होती है 1.57, 1.57 माइनस 1 यानी 0.57 नियर अबाउट, यानी 0.5 समझ लो। साइन 1 कितना होगा, यानी एक बार मैं 0.5 का कॉस ले रहा हूं और एक बार क्या लो, साइन 1 कितना होता है 1 रेडियन, 1 रेडियन होता है लगभग 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, √3 होता है 1.7, 1.7/2 यानी 0.8 नियर अबाउट मान लो अप्रोक्सीमेटली। तो ये 0.8 का कॉस है, ये 0.6 का कॉस है, 0.6 मान लो इसको, ये 0.6 का कॉस है, 0.8 का कॉस है। कॉस कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग, तो ये बड़ी वैल्यू होगी, ये छोटी वैल्यू होगी, डेफिनेटली ये साइन पॉजिटिव आएगा। तो 0 पर वैल्यू पॉजिटिव है, π/2 पर निगेटिव, और फंक्शन का ग्राफ लगातार पूरे इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली 100% कितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, सिर्फ और सिर्फ एक बार, ओनली वन रियल रूट। कितने रियल रूट आएंगे दोस्तों, ओनली वन रियल रूट।
सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट आएगा इसका। ठीक है बच्चों, चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Let y equal to fx be a fourth degree algebraic polynomial function such that limit x goes to 1 fx upon x minus 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। fx एक फोर्थ डिग्री का एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, fx एक फोर्थ डिग्री का एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है सच दैट x गोज टू 1 fx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। fx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर ये 2 दे रखा है। इट कट्स y एक्सिस एट ए पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/8। fx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर 2 दे रखा है। इट कट y एक्सिस एट ए पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/8 टेंजेंट एट x इक्वल्स टू पैरेलल टू दिस। ओके ओके, पहला काम तो यार यही है कि हम fx निकाले। fx फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, मैं तो ये बोलूंगा यार ये लिमिट तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक ये टर्म कैंसिल ना हो, क्योंकि जब x को 1 डालेंगे ये 0 को टेंड कर रहा है, ये 0 को टेंड कर रहा है। लिमिट फाइनाइट है, लिमिट फाइनाइट तभी होगी जब न्यूमरेटर भी 0 को टेंड करे, या फिर मैं ये बोलूं कि ये टर्म कैंसिल हो जाए। fx फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है लेकिन इसके ऐसे फैक्टर हो जो इसको कैंसिल कर रहे हो, तब ये लिमिट फाइनाइट आएगी। तो यहां से मैं fx को डिजाइन कर सकता हूं। इसको देखते ही मैं बोलूंगा fx कुछ ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? लेट fx की मेरी चॉइस होगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल करना ही है। होल डिग्री है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कुछ इस टाइप का मैं fx लूंगा। सर क्या 3 कांस्टेंट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एबीसी में, तो क्या 3 कंडीशन है आपके पास? हाँ मेरे भाई हैं। पहले तो तुम इसको लिमिट में ही डाल दो। तो जब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x गोज टू 0 नहीं, x गोज टू 1 fx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू लिमिट x गोज टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बचेगा। और ये 2 दे रखा है तो यहां से एक हिंट मिल गई, a प्लस बी प्लस c, ये 2 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस c कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब एक रिलेशन आ गया, 2 और चाहिए। तो ये fx का जो कर्व है बाई एक्सिस को कट करता है जहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/8 है। नॉर्मल का स्लोप 1/8 है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? मतलब कर्व जहां पर x एक्सिस को कट करता है, सॉरी कर्व जहां पे बाई एक्सिस को कट करता है वहां पे नॉर्मल का स्लोप 1/8 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? -8। और -8 स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब डेरिवेटिव कहां पर? बाई एक्सिस वाले पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। f' 0 -8 आ गया है ना। और टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2 इज पैरेलल टू दिस लाइन। x इक्वल्स टू 2 पे जब टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल जाती है। टेंजेंट अगर एक लाइन के पैरेलल है तो जो लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। तो लाइन का स्लोप तो सर 8 है, तो यार x इक्वल्स टू 2 पे जब तुम टेंजेंट डालोगे इस पर तो उसका स्लोप भी कितना आएगा? 8। अच्छा सर, इसका स्लोप अगर 8 आएगा मेरे बच्चों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे शैतान बच्चों, तो f' 2 की वैल्यू दोस्तों क्या बोल रहे हो सर? 8 बोल रहे हैं। तो यार अब काम बन जाएगा कि अपना? सर लग तो रहा है, उम्मीद लग रही है सर कि सर f' 2 8 आ गया है, f' 0 -8 आ गया है। तो इसका मतलब है कि अब वो टाइम आ चुका है कि मैं इसको डिफरेंशिएट करके 2 इक्वेशन और बना लूं। नाउ f' फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2ax प्लस b प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 टाइम्स x माइनस 1, है ना। तो एक बार f' 0, x को 0 पुट कर दो। x को 0 पुट करेंगे यहाँ b आएगा, x को 0 डाल देंगे, -1 का स्क्वायर b, और प्लस x को 0 डालेंगे यहाँ c आएगा, x को 0 डाल दिया, और -2c, b -2c, और f' 0 की वैल्यू है -8। तो एक इक्वेशन ये बन गई, b -2c इक्वल्स टू -8, है ना। और f' 2 निकाल लेते हैं। f' 2 निकालेंगे तो x को 2 पुट करेंगे, 2 - 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, x को 2 डालेंगे, 4a प्लस b प्लस 4a प्लस 2b प्लस c, और x को 2 डालेंगे, 2 - 1 1 आ जाएगा इंटू 2। तो 4 to the 8 और 4 12a, 2 to the 4 प्लस 1 5b
प्लस 2c, तो एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 8। यार एक इक्वेशन ही आ गई ए बी सी में भाई साहब, ये इक्वेशन आ रही है। अब बस थोड़ा हिम्मत का काम करना है, इसको सॉल्व और कर लेना है। तीन कंडीशन देखो ध्यान से, पहली ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। बी और सी में एक कंडीशन और बना लें क्या? हाँ तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं यार, ये बी और सी में कंडीशन है, बी और सी में कंडीशन और बना लेते हैं। क्या करते हैं ना, देखो ए की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू आएगी 2 माइनस बी माइनस सी, और इसको उठा के 3 में यूज कर लेते हैं। 12 टाइम्स 2 माइनस बी माइनस सी प्लस 5b प्लस 2c इक्वल टू 8। 12 टू द 24 माइनस 12b, 12 टू द 24 माइनस 12b माइनस 12c प्लस 5b प्लस 2c इक्वल टू 8, है ना। 12b माइनस 5b यानी 7b, राइट में ले जा रहा हूं, माइनस 12c प्लस 2c प्लस 10c, है ना, इन दोनों को राइट में ले गया, और 24 माइनस 8 16, ये आ गया यार, है ना। तो 24 माइनस 8, 12 टू द 24 माइनस 12b माइनस 12c प्लस 5b प्लस 2c इक्वल टू 8, 12b माइनस 5b 7b प्लस 10c इक्वल टू 16। अभी तक लग रहा सही जा रहा हूं मैं। हाँ एक काम कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5b माइनस 10c माइनस 40, है ना। इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये तो गया 12b, 12b इक्वल टू माइनस 24, बी की वैल्यू माइनस 2 आ गई, b माइनस 2 आया तो b को माइनस 2 इधर पुट करते हैं, b को माइनस 2 पुट कर देते हैं, माइनस 2 पुट करेंगे तो ये 8 को इधर लाते हैं, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, हाँ 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 2c इक्वल टू 6, c3 आ जाएगा, b माइनस 2 c3, b करते माइनस 2 और c3, b माइनस 2 c3, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करते a1। बच्चों ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, a1 आ रहा है, b माइनस 2 c3, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। आज थोड़ा कोल्ड एंड कब से परेशान हूं मैं, हालत खराब है भाई। ए बी सी सारा आ गया, एफ एक्स की बात कर लेते हैं, एफ एक्स आ गया मेरे पास, देयरफॉर एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये एफ एक्स आ गया है, ये एफ एक्स की डिजाइन आ चुकी है, ठीक है, ये एफ एक्स मेरे पास आ चुका है। अब इनका क्वेश्चन है, कंसीडर y इक्वल टू gx बी ए क्वाड्रेटिक कर्व टचिंग एंड कटिंग y इक्वल टू fx ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। gx एक क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, टचिंग एंड कटिंग एक्सक्यूज मी, तो पहले इसको बना लेते हैं। तो ये जो हमारे पास कर्व आ रहा है एफ एक्स का ग्राफ जो होगा ना x इक्वल टू 1 पे टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड रूट आ रहे हैं, है ना, 1 एफ एक्स का भी रूट है, 1 डेरिवेटिव का भी रूट है, तो 1 पे तो टच करेगा। और ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x को 0 डालो ये 3 आएगा और ये 1। तो एफ एक्स का कर्व कुछ इस टाइप से होगा, पैराबोला तो नहीं होगा, बस देखने में पैराबोला जैसा दिखाई देगा तुमको, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट पैराबोला। दिस इज अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसमें एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा तुमको दिख रहा है ना। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं जी एक्स है, जी एक्स एक क्वाड्रेटिक कर्व है और वो क्या करता है, इसको टच करता है यहां पर और इसको यहां पे कट करता है, हाँ ऐसे समझ लो, वो जैसा भी हो सकता है यार। ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, नहीं वैसे तो ये y क्वाड्रेटिक है यार, ये गलत बना रहा हूँ, नीचे से जाएगा ना,
भाई ये इस पे डोमिनेट थोड़ी करेगा, क्वाड्रेटिक कहाँ से डोमिनेट कर सकती है इस पर, ये नीचे रहेगा, है ना। और इधर भी एक गड़बड़ बनाया है ग्राफ। यार मजा नहीं आता यार। ठीक है, अब बनाते हैं क्वाड्रेटिक कर्व, तो वो नीचे से पास होगा, इधर थोड़ी देर के लिए ऊपर से निकल जाएगा, ऐसा। ये है क्वाड्रेटिक कर्व और ये है बाई क्वाड्रेटिक वाला एफ ऑफ एक्स। अब जो जी एक्स भी है ये भी कहाँ पे टच कर रहा है, 1,0 पर, और जी एक्स से दोनों रूट इक्वल आ रहा है, तो जी एक्स किस टाइप का ले लेंगे हम लोग, कुछ अल्फा टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ले लेंगे। और ये कर्व कहाँ पे कट करता है, 0,3 पर, तो इसको 0,3 से पास करा दो, तो x को 0 डालो और gx को 3, 0 पे इसकी वैल्यू 3 है, तो x को 0 बाई पे 3, तो x को 0 डालेंगे, अल्फा आ जाएगा, तो देयरफॉर gx आ जाएगा 3 टाइम्स x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है भाई, तो हमने fx भी निकाल लिया, gx भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है fx और gx का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए जहां पर बाई एक्सिस पे कट करते हैं, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा, है ना। तो 0 पर डेरिवेटिव एफ डैश जीरो तो दे रखा था इनका, एफ डैश जीरो की वैल्यू थी -8, ये तो m1 आ गया, है ना। अब gx का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं 0 पर, g डैश x कितना आएगा, 6 टाइम्स x माइनस वन, तो g डैश जीरो कितना आएगा -6, ये m2 आ गया। तो एक माइनस एक कितना है, -8 है, एक -6 है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक -8 था, एक -6 था, 1 प्लस 8 6 जा 48, तो ये आ जाएगा 2/49, इम्प्लाइज थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स 2/49। ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास, यानी एंगल ऑफ यानी जिस पॉइंट पर बाई एक्सिस दोनों कर्व कट करेंगे वहां पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा tan इनवर्स 2/49। अब नेक्स्ट पार्ट देख ले, कंसीडर फंक्शन दिस वेयर m इक्वल टू 4n प्लस 1, n इंटीजर है, तो fx नॉन पीरियोडिक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है, ठीक है, नो इश्यू। अच्छा, fx इस काइंड का फंक्शन है, तो यार ये वाली पिक्चर कैसी दिख रही है, एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रही है, fx वैसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस m का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी x माइनस m प्लस 1 और x माइनस m माइनस 1, ये fx की डेफिनेशन आ गई। m माइनस 2 से m प्लस 2 के बीच में है, और m क्या है, 4n माइनस 1, तो एक काम करते हैं n के टर्म्स में ही ले आते हैं, n के टर्म्स में ले आते हैं, m को 4n प्लस 1 डाल दो, m को डालो, m को 4n प्लस 1, तो -4n, और यहाँ पे 4n प्लस 1 डालेंगे, 4n माइनस 1, 4n माइनस 2, ये आ रहा है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू, यहाँ पर भी 4n प्लस 1 डाल दो, 4n प्लस 1 डालेंगे तो 4n माइनस 1 और 4n प्लस 3, ये दे रखा है, तो ये fx की डेफिनेशन आ जाएगी, है ना। तो fx इक्वल टू, fx की डेफिनेशन क्या रही, मॉड ऑफ x माइनस 4n इंटू x माइनस 4n माइनस 2, है ना, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ
और ऑल एक्स 4n माइनस 1 से 4n प्लस 3। ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब इनके ऑप्शन चेक, नॉन पीरियोडिक है, 0 से 11 में नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, लोकल एक्सट्रीमम कितने आएंगे, ये सब चेक करना है। तो एक काम करते हैं, कुछ वैल्यूज दे देते हैं। एक बार मैंने n को 0 पुट कर दिया, यहाँ पर n को 0 पुट करेंगे तो आएगा मॉड ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2, है ना। इफ जब मैं n को 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे x किस इंटरवल में होगा, -1 से 3 में। ये कब निकाला, जब मैंने n को 0 डाला। अब n को 1 डाल दो तो ग्राफ आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, यानी वही x को x माइनस 4 से रिप्लेस किया, यानी ग्राफ 4 यूनिट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो जाएगा। जब n को हम 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 3 से 7। 11 तक चलना, एक और केस ले लेते हैं। n को 2 डाल दो, x माइनस 8 और x माइनस 10, बस वही ग्राफ 4 यूनिट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है, नहीं लग तो रहा पीरियोडिक है भाई। आगे चलते हैं, ये आएगा 7 से 11, कब मिला, जब मैंने n को 3 डाला, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं, फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले -1 से 3 बनाते हैं। x इंटू एक्स माइनस 2 का जो ग्राफ होता है, x इंटू एक्स माइनस 2, ये तो अपवर्ड पैराबोला है, 2 रूट है 0 और 2, लेकिन जब मॉड लगा देंगे तो यही पार्ट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ जाएगा, यानी इतना पार्ट बनेगा, ये वाला। तो इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो ये जो बनेगा ग्राफ, ये कुछ ऐसा बनेगा, -1 से 3 में है ना। 3 पे इसकी हाइट कितनी आएगी, 3 पे 3 आएगी, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0.3 होगा और ये पॉइंट होगा -1। -1 पे हाइट कितनी आएगी इसकी, -1 पे हाइट आएगी 2, और 3 पे हाइट इसकी कितनी आएगी, 3 पर हाइट आएगी 3, 3 माइनस 2, 3 पे 3 हाइट आएगी, ठीक है। अब 3 से 7 में देखते हैं, 3 से 7, 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 4 1 और 3 माइनस 6 3, 3 पे 3 हाइट, यानी ग्राफ यहीं पे, मतलब यही x को x माइनस 4 से रिप्लेस किया, तो अब यही ग्राफ आगे रिपीट करता रहेगा, है ना। तो ये कैसा ग्राफ आएगा, अब की रूट आएंगे 4 और 6, ये 4 है, ये 6 है और 7 तक हमें बनाना है ग्राफ, है ना। तो 4 से 6 में, यानी ये कुछ इस तरह से आएगा ग्राफ, ये 7 हो गया। अब के रूट क्या आएंगे, 8 और 10, अब नेक्स्ट रूट क्या आएंगे, 8 और 10, ये 8 रूट हो गया, ये 10 रूट हो गया, ये 11 है ना। तो अब की क्या ग्राफ आएगा, ये रिफ्लेक्शन होगा इसका, और फिर से अपनी जर्नी के यहाँ पे एंड कर लेगा 11 तक। अच्छा, 0 से 2 में जो मिनिमा आता ना, इसकी हाइट कितनी होती है, -1 होती है, 1 पे हाइट -1 आती है, तो ये मैक्सिमा की हाइट कितनी हो जाएगी, ये 1 हाइट आएगी। तो अब ये हमने fx का नियर अबाउट ग्राफ 11 तक बना लिया। अब सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। fx इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉनसेंस, दिख रहा है पीरियोडिक, ग्राफ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ले रहा है, पीरियोडिक है, दिख रहा है क्या, यस सर। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन fx इक्वल्स टू 1, फंक्शन 1 की हाइट कितनी बार लेगा 0 से 11 में, 0 से 11 में 1 हाइट लेना, चेक करना है, तो 1 हाइट पे एक लाइन बना दो यार। भाई साहब मुझे दिख रहा है, एक काउंट करो, 1 2 3, और ये इसको टच करेगा यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी गलत है यार, ये बोले 5 सोल्यूशन आएंगे, नॉनसेंस। नंबर ऑफ लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ एफएक्स इन 0 से 11, लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट कितने आएंगे, इन्होंने बोला लोकल एक्सट्रीमम कितने, 10, ओपन इंटरवल में है, ओपन इंटरवल में देखने 10, तो ओपन इंटरवल में ये तो देंगे नहीं, एक्सट्रीमम पॉइंट चाहिए 1 2, ये मैक्सिमा, मिनिमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही बोले क्या, हाँ 10 बोले भाई, ये सही कहा है, यहां पर सही बोला इन्होंने। नंबर पॉइंट वेयर एफएक्स नॉन डिफरेंशिएबल इन 0 से 11, नॉन डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल में चेक करना है, तो यहां पर तो डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये स्मूथ टेंजेंट आएगी, है ना, ये वर्टिकल टेंजेंट नहीं आएगी,
नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिलेगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी होगा 7 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना, नॉन डिफरेंशियबिलिटी के। इन्होंने बोला है नॉन डिफरेंशियबिलिटी के कितने पॉइंट है 10, तो ये भी रॉन्ग है। चलो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लेट ए बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग, बहुत सारी कंडीशन है यार, एफ डैश एक्स जीरो नहीं है, एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स आपको दे रखा है, ये जी एक्स पॉजिटिव है, हर पॉजिटिव एक्स पर एफ जीरो एफ डैश जीरो। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है और ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। टोटल मिलाकर एक शानदार क्वेश्चन दिख रहा है यार, एक जानदार शानदार वजनदार क्वेश्चन करते हैं आपके साथ डिस्कस दोस्तों। तो एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स ये दे रखा है, डेरिवेटिव जीरो नहीं है तो बोल ही दिया है, जी एक्स पॉजिटिव है पॉजिटिव एक्स पर, ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो यहाँ पर मॉड एफ एक्स 5 से छोटा है, हर पॉजिटिव एक्स पर 5 से बड़ा है, इस टाइप का ऑप्शन है। एक एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो चलिए यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। तो हमने इस फंक्शन को जिसपे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है कॉल कर लिया एच एक्स। लेट एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर। मैंने इस फंक्शन को एच एक्स कॉल किया। अब ये चेक करना है यार ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एच डैश एक्स, एच डैश एक्स आएगा मेरे पास 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2f(x) इंटू एफ डबल डैश एक्स, ऐसा करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब 2f(x) यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, 2f(x) हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या fx प्लस एफ डबल डैश एक्स, ये चीज बच जाएगी, ठीक है। अब fx प्लस एफ डबल डैश एक्स इसको 1 बोल दिया मैंने, इसको यार अब यूज कर लेते हैं यहाँ पर fx प्लस एफ डबल डैश एक्स यूजिंग 1। तो 2f(x) ये वैल्यू है माइनस माइनस बाहर लगा दिया x टाइम्स जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एक एफ डैश एक्स और है यार, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। भाई साहब इस टाइप का मेरा डेरिवेटिव आ रहा है। अब बताओ आप कुछ कहना चाहते हो? यस सर डेफिनेटली बोलूंगा। x तो देखो कैसा यूज हो रहा है पॉजिटिव, और जी एक्स भी पॉजिटिव है सर, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, और डेरिवेटिव का होल स्क्वायर भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जीरो है नहीं। तो टोटलिटी में मिलाकर ये पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, बट आउटसाइड देयर इज अ नेगेटिव साइन। फाइनली क्या बोलेंगे हम लोग, एच डैश एक्स लेस देन जीरो है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी डेरिवेटिव निगेटिव है इस फंक्शन का हर पॉजिटिव पर, इसका मतलब एच एक्स डिक्रीज करेगा, implies hx decreases for all values of x greater than 0। तो भाई साहब डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे सही है, कैलकाटा गलत है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तो कहानी हो गई, 50-50 पार्ट हो गया है। अब हम देखेंगे आगरा और कैलकाटा की तरफ, एफ एक्स के बाउंड्स देखेंगे, 5 इसका अपर बाउंड है या 5 लोअर बाउंड है। अच्छा फंक्शन अगर डिक्रीज करेगा पॉजिटिव एक्स में तो एक बात ये लिख सकते हैं, इसका मतलब h1, क्योंकि 0 पर वैल्यू पता है, f0 पता है, f डैश 0 पता है, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, नहीं h1 क्यों लिखेंगे, हमें hx कंपेयर करना, तो इसका मतलब hx फंक्शन आगे जाने पे डिक्रीज कर रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ देगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे देगा। तो hx ग्रेटर देन इक्वल टू h0 नहीं ग्रेटर देन क्यों बोल रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ यार, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, hx लेस और इक्वल टू h0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0, यानी 0 के आगे, क्योंकि 0 के आगे ग्राफ कैसा है फंक्शन का, डिक्रीजिंग है। hx जो फंक्शन 0 के आगे डिक्रीजिंग है, तो 0 के आगे कोई x ले वाली हाइट 0 वाली हाइट से छोटी होगी, बस वही लिखा है, hx लेस और इक्वल टू h0। h0 कैसे निकालेंगे, h0 मुझे यहाँ से मिल जाएगा यार, f0 का स्क्वायर, f0 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और f डैश 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। तो ये क्वांटिटी यानी hx कैसा हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 25 हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0। और hx हमने लेट किसको किया था दोस्तों, fx का स्क्वायर प्लस f डैश x का स्क्वायर, इंप्लाइज fx का स्क्वायर प्लस f डैश x का स्क्वायर लेस और इक्वल टू 25 होगा हर पॉजिटिव x के लिए, यानी ये सम ऑफ स्क्वायर 25, सम ऑफ स्क्वायर के 25 अपर बाउंड बन गया। अच्छा हमें fx का बाउंड चाहिए था, बाउंड किसका चाहिए था, fx का, तो हम एक बोलेंगे यार f डैश x जो होगा डेफिनेटली एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी,
पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन 25 से कम ही होगा। 25 भी कंट्रीब्यूट ये कर नहीं पाएगा क्योंकि ये जीरो है नहीं, जीरो नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव ही कंट्रीब्यूशन रहा होगा। फाइनली मैं अपने वर्ड्स अगर बोलूँ तो मैं सीधे बोल दूंगा एफ एक्स का स्क्वायर कैन नॉट गो बियॉन्ड, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, है ना। आप चाहो तो इक्वालिटी लगा दो, गलत नहीं होता है, क्योंकि एट ए टाइम तो एक ही साइन होल्ड करेगा ना यार। मॉड ऑफ एफ एक्स कैन नॉट गो बियॉन्ड 5 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो यार फिर तो मेरे को ये आगरा भी सही दिख रहा है, आगरा भी सही है, बॉम्बे करेक्ट आंसर सर, आगरा एंड बॉम्बे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एफ और जी दोनों आर टू आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सच दैट एफ एक्स जी एक्स एक्स माइनस जी डैश एक्स, और ये दोनों कैसे नॉन नेगेटिव, अच्छा एफ एक्स भी नॉन नेगेटिव है, जी एक्स भी नॉन नेगेटिव है, एक्स माइनस जी डैश भी नॉन नेगेटिव है, ठीक है, ओके ओके। तो दो टाइप के ऑप्शन है, एक तो जी1 माइनस जी0 का अपर बाउंड चेक करना है, और f0 बाई f1 की मैक्स या मिन वैल्यू चेक करनी क्या रही है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो जी1 माइनस जी0 तो मेरे ख्याल से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये बोला ना नॉन नेगेटिव है, ये हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर नॉन नेगेटिव है मतलब नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब कैसा हो गया, नेगेटिव ना होने का मतलब है या तो पॉजिटिव है या फिर उससे बड़ा है, एक्स माइनस जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं, है नहीं भाई। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं होने का मतलब क्या है, या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जी डैश एक्स का मतलब होगा जी डैश एक्स कैन नॉट गो बियॉन्ड एक्स फॉर एनी रियल एक्स, ऐसा दे रखा है, ऐसा इंफॉर्मेशन है फॉर एनी रियल एक्स। अब यार जी1 माइनस जी0 पिक्चर में लाना है, जी1 माइनस जी0 आपको सर एक काम करो, इसे इंटीग्रेट कर लो, 0 to 1 आ जाएगा। तो इस पिक्चर को 0 to 1 हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए ये वाली पिक्चर लानी थी, लेस और इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स डी एक्स, है ना। जी डैश एक्स का इंटीग्रल हो गया जी एक्स, लिमिट डाल देंगे 0 to 1 लेस और इक्वल्स टू एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई 2 implies g of 1 minus g of 0 cannot go beyond half, g1 minus g0 cannot go beyond half। तो g1 माइनस g0 का अपर बाउंड हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है अपर बाउंड, तो इनका इसका अपर बाउंड k होगा, जहाँ k इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हाफ अगर अपर बाउंड है तो हाफ से बड़ा कोई भी नंबर अपर बाउंड होगा। लेकिन ये ऑप्शन अगर देखें g1 माइनस g0 का अपर बाउंड k है, जहाँ k 0 से इन्फिनिटी की कोई भी वैल्यू, यानी 0 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर क्या इसका अपर बाउंड बनेगा, नहीं। 0 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि अपर बाउंड जो आ रहा है वो हाफ आ रहा है। तो हाफ अपर बाउंड है, हाफ से बड़े नंबर अपर बाउंड है, हाफ से छोटा नंबर अपर बाउंड होगा या नहीं होगा, वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। समझ गया ना, क्योंकि हाफ से बड़े नंबर पे तो कोई डाउट है ही नहीं ना यार, जब हाफ बड़ा है तो हाफ से बड़ा नंबर भी तो बड़ा ही होगा, ये सही है, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो भाई ये काम कर लिया हमने, आधा काम कर लिया, अब दूसरे काम की तरफ चलते हैं। f0 अपॉन f1 की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो एक इंफॉर्मेशन स्क्रीन में और भी है यार, ये रही इंफॉर्मेशन, ये भी नॉन निगेटिव है, ये भी कैसा है, नॉन निगेटिव। तो इस डायरेक्शन में चलते हैं, अब कुछ हम इस डायरेक्शन में चलते हैं। आओ भाई ये नॉन निगेटिव है, यानी एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स टाइम्स जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, ऐसा बोला है। अब यार यहां से तुम इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो यार, ये बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, तुमने बहुत ज्यादा इस पर काम कर रखा है, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे हो कि सर हमने इस पे काम किया है। मैं याद दिलाता हूँ, आप एफ एक्स को बाई बोलो, अगर मैं एफ एक्स को बाई बोलता हूँ, आप एफ डैश एक्स को क्या बोलोगे सर, डी वाई बाई डी एक्स बोलेंगे। तो यार इसको देख के एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड याद आता है। मैंने एफ एक्स को बाई बोला, तुमने एफ डैश एक्स को बोला डी वाई बाई डी एक्स, बताओ यार इस इक्वेशन में ऐसे लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी डैश एक्स टाइम्स वाई,
यस सर लिख सकते हैं। यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है और मैं इसको एक फंक्शन के एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना एक ही फंक्शन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए। तो याद करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था सर, ई पर इंटीग्रल पी डी एस। पी का रोल कौन प्ले कर रहा है, जी डैश एक्स, है ना। तो क्या सर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर रहा है, अरे बहुत छोटी सी यार, बहुत छोटी सी मेरे बच्चे, माय चाइल्ड, बहुत छोटा था, बहुत छोटा टाइनी सा पार्ट। ई बार जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर जी एक्स। कर सकते पॉजिटिव इनइक्वालिटी के सेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ई पर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, मतलब वो तुम्हें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन डायरेक्ट दिख जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने का। वो दो फंक्शन दिख जाएंगे जिस पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे लग रहा है। एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू ई पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हो गया। अब लुक एट दिस पिक्चर यार, पहचानो भाई, दिख रहा है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। वो कौन से दो फंक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रूल लगाने पर ये सीन आएगा सर? एक तो आप ई पर जी पकड़ के चलो और दूसरा एफ डैश एफ एक्स देख रहा है, दूसरा एफ एक्स पकड़ लो। तो सर इसको लिख सकता हूं मैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ ई पावर जी एक्स। दोस्तों ई पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स बोल पाएंगे क्या? यस सर बिल्कुल बोलेंगे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कलर चेंज कर रहा हूं बच्चों। मैंने इस पूरी पिक्चर को एक नया नाम दे दिया, एक नया नाम, एक छोटा सा प्यारा सा नाम एच एक्स बोल दिया। कुछ कहना चाहे तो यस सर बिल्कुल बोलेंगे। इसका मतलब एच एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल एक्स। इसका मतलब एच एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए क्या? यस सर बिल्कुल समझे। इसका मतलब एच एक्स इंक्रीज करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इससे फायदा क्या हुआ? आपको तो इस पर बात करनी थी। हाँ भाई कनेक्ट हो जाएगा ना। एफ जीरो और एफ आप पर बात करनी थी, एफ जीरो एफ वन पे बात करनी थी, सॉरी एफ जीरो एफ वन पर बात करनी थी। तो एच एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है एच वन जो होगा वन पर वैल्यू जीरो से कैसी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। वन पर वैल्यू निकाल लो, वन पर वैल्यू क्या आएगी? नेक्स्ट पेज पे चले। ये एच एक्स है, ये वाली पूरी पिक्चर, इस पूरी पिक्चर को मैंने एच एक्स कॉल किया था। तो वन पर वैल्यू आएगी ई की पावर जी ऑफ वन टाइम्स एफ ऑफ वन ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर जी ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, है ना। हमें पिक्चर में सीन कौन सा लाना? एफ जीरो बाई एफ वन। तो एक काम करो यार, एफ वन से डिवाइड दे दो, दिस इम्प्लाइज एफ जीरो बाई एफ वन, है ना। और इसका इधर डिवाइड दे दो, इज लेस और इक्वल्स टू, डिवाइड देंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, ई पावर जी वन माइनस जी जीरो, ठीक है ना। ये सीन बन गया। और जी वन माइनस जी जीरो का परमाउंट दे रखा था हाफ, तो फाइनल सीन आ जाएगा एफ जीरो बाई एफ वन इज लेस और इक्वल्स टू ई की पावर हाफ। यानी इसका मतलब एफ जीरो बाई एफ वन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की पावर हाफ, ई की पावर हाफ, मैक्सिमम वैल्यू ई की पावर हाफ। करेक्ट आंसर इज दिल्ली, आगरा एंड दिल्ली, आगरा एंड दिल्ली। ठीक है बच्चों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वाओ सर, ट्रिग्नोमेट्रिक टच इनइक्वालिटी ABCD। अच्छा ये 0 है यार मेरे भाई, माफ करो इन बच्चों को यार, ये लोग थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा ध्यान नहीं देते। 0, पाई, ABCD 4 रियल नंबर है 0 से पाई के बीच में। ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है यार, ये प्रूफ करना दोस्तों। क्या दिख रहा है तुमको? AMGM, जेनसन इनइक्वालिटी, कॉसी श्वार्ट्ज, टीटूस लेमा? नहीं सर ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या तुमको लग रहा है यार ये कैलकुलस का क्वेश्चन है? सर ट्रिग्नोमेट्री तो दिख रही है, कैलकुलस तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन सर एक चीज और दिख रही है, एक और चीज दिख रही है कि इस इनइक्वालिटी में जितने भी ब्रैकेटेड एक्सप्रेशन है सभी में 4 टर्म है ना। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 4, और भाई ये अकेला नहीं है, 4 है। 1/पाई 4 वाले लिख दो, 4/पाई, 4 पाई, है ना। ये भी 4 के बराबर है। सर एक और बात है कि हर ब्रैकेट में 4 टर्म है, और जैसी इवेंट ए के साथ है वैसी ही बी के साथ है, जैसा ए के साथ है वैसे बी के साथ है, वैसे ही सी के साथ है, वैसा ही डी के साथ है। तो हम एक साथ 4 वेरिएबल से फाइट नहीं करेंगे, हम एक बार में एक से फाइट करेंगे,
है ना। तो हमने ए बी सी डी को एक जनरल नेम टी दे दिया, ए बी सी डी को इस सब सिमेट्री को ऑब्जर्व कर लिया मैंने और एक फंक्शन डिजाइन किया जिससे मैं लगाऊंगा कैलकुलस। दोस्तों ए बी सी डी को जनरल नेम टी दे दिया मैंने, क्या बना दिया फंक्शन 2t माइनस नहीं प्लस है 1/पाई cos 2t माइनस साइन टी, ऐसे 1/पाई 4 टाइम लिखेंगे तो एक टर्म इधर शिफ्ट कर लो, ये बोल दिया मैंने। हमने ये फंक्शन डिजाइन किया। यहाँ पे t क्या है, t एक t मतलब t को a डालेंगे तो a वाले टर्म आ जाएंगे, t को b डालेंगे b वाले टर्म आ जाएंगे, है ना। तो t एक्चुअली ABCD टाइप का होगा। c मैं कहाँ से उठाऊंगा, इस क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ये फंक्शन मैंने डिजाइन किया, है ना, और ये फंक्शन हमारी हेल्प करेगा इस इनइक्वालिटी के प्रूविंग में। मैं जानना चाहता हूँ यार इस फंक्शन का ग्राफ इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्या करना चाहिए, पर डेरिवेटिव बताएगा ना, डेरिवेटिव बताएगा। डेरिवेटिव निकालिए, 2 कॉस समथिंग का डेरिवेटिव साइन समथिंग, -2 ले लिया बाहर, -2/पाई साइन 2t, साइन t का cos t, ये आ गया दोस्तों डेरिवेटिव। अब बताओ 0 से पाई में इसका साइन कैसा होगा, 0 से पाई में पूछ रहा हूँ। कॉस ज्यादा से ज्यादा मान लो यार, अगर 1 भी दे दिया, कॉस ने ज्यादा से ज्यादा 0 पर क्लोज है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 1 दे देगा। क्या ये पूरा टर्म 1 दे पाएगा, मेरे ख्याल से नहीं दे पाएगा, क्योंकि 2/पाई जो होता, पाई बड़ा होता 3.14, तो ये कंट्रीब्यूशन 1 से छोटा होगा, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा। इन दोनों का टोटल मिला के 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा तो डेफिनेटली स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा। ये कैसा साइन आएगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, यानी ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। देयरफॉर एफ टी इंक्रीजेस फॉर t बिलोंग्स टू 0 से पाई। 0 से पाई में फंक्शन का ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एफ टी जो होगा 0 से पाई में कोई भी एक पॉइंट ले, वहां पर फंक्शन की हाइट निकाले, वो हाइट 0 वाली हाइट से तो बड़ी होगी, ठीक है ना। अब 0 पे देख लो, 0 पे ये 0 दे देगा, ये देगा 1/पाई, ये 1/पाई से 1/पाई कैंसिल, और ये भी 0 दे देगा। यानी यहाँ पर जहाँ हमने एफ टी डिफाइन किया था वहां पर अगर आप 0 पुट करके वैल्यू निकालें तो यार ये 0 ये देगा 1/पाई प्लस का 1/पाई माइनस का, F0 0 आ गया, है ना। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t बिलोंग्स टू 0 से पाई, मतलब 0 से पाई के बीच किसी भी पॉइंट पर हाइट 0 वाली हाइट से बड़ी होगी, 0 पर हाइट 0 है, इसका मतलब 0 से पाई के बीच के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कैसा रहेगा, नॉन निगेटिव रहेगा। ये फंक्शन नॉन निगेटिव रहेगा तो इसका मतलब है कि 0 से पाई बीच कोई भी वैल्यू डाले, हर पॉइंट पे नॉन निगेटिव वैल्यू है, हर पॉइंट पे ग्राफ एक्सिस के ऊपर है, तो a पर भी ऊपर होगा। यानी अब इसमें t को पुट कर दो, वो t इक्वल टू ABCD एंड एड, तो ये आ जाएगा ना, f ऑफ a प्लस f ऑफ b प्लस f ऑफ c प्लस f ऑफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह का सीन बन जाएगा भाई, देख लो यार तुम लोग, सही है बच्चों। तो ये वाला सीन बन जाएगा आपके पास। तो सिमेट्री ऑब्जर्व कर लिया, फंक्शन डिजाइन कर लिया, मोनोटोनिक बिहेवियर टेस्ट कर लिया, मोनोटोनिसिटी से इस प्रॉब्लम को किल कर दिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, एट f फ्रॉम r प्लस टू r प्लस सच दैट fx इज अ डिफरेंशियल फंक्शन। पॉजिटिव रियल से पॉजिटिव रियल में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशियल साथ साथ f डैश x निगेटिव है, यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, एंड hx इक्वल टू hx एक फंक्शन में लिया है fx टाइम्स f इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16, जहाँ f इनवर्स उसका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना। f कैसा फंक्शन है, r प्लस से r प्लस में और डिक्रीजिंग है, इंपॉर्टेंट बात है f डिक्रीजिंग है, ठीक है भाई। और hx हमने ये फंक्शन fx इंटू f इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब ये ऑप्शन चेक करने हैं, ये ऑप्शन चेक करने हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो मुझे यही दिख रहे हैं कि hx से रूट कितने आएंगे, hx का एक रूट है, कोई रूट नहीं है, कम से कम 2 रूट हैं, और लास्ट ऑप्शन अलग है, fx इंटू f इनवर्स x कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। तो एक काम कर ले, रूट निकालने के लिए आई थिंक मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ना, fx इंटू f इनवर्स x कैसा फंक्शन है। तो एक काम करते पहले इसी को चेक कर ले, d को पहले चेक कर लेते हैं। f मैपिंग जो मैंने डिफाइन किया है कहाँ से कहाँ तक है, r प्लस से r प्लस में डिफाइन किया है, तो f अगर इसको इससे कनेक्ट करता तो f इनवर्स इसको इससे कनेक्ट करेगा, तो f इनवर्स भी r प्लस से r प्लस में ही मैपिंग होगी, नो डाउट।
अच्छा, एफ का डेरिवेटिव निगेटिव यानी फंक्शन डिक्रीजिंग, एफ डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या हम बोल सकते हैं उसका इन्वर्स भी डिक्रीजिंग होगा? अगर एफ डिक्रीजिंग है तो क्या उसका इन्वर्स भी डिक्रीजिंग होगा? चेक करना पड़ता है यार, चेक कर लेते हैं। लग तो रहा है सर, लग तो रहा है, बाई को एक्स लाइन से रिफ्लेक्शन ही तो होता है, लेकिन मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। लेट हमने एफ इनवर्स एक्स को एक नया नाम दे दिया, एफ इनवर्स एक्स को बोल दिया जी एक्स, एफ इनवर्स एक्स को क्या बोल दिया? जी एक्स। अब एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एमओडी में निकालते थे ना कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन विदाउट एक्चुअली फाइंड द इनवर्स, इनवर्स को बिना निकाले इनवर्स का डेरिवेटिव, तो वहीं से स्टार्ट कर लिया। जी ऑफ, अगर जी इसका इनवर्स फंक्शन है तो ये होगा, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 आएगा, 1 अपॉन एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स कैसा नंबर है? निगेटिव है, ये निगेटिव नंबर है, तो जी डैश ऑफ दिस निगेटिव आ रहा है, जी डैश ऑफ दिस पिक्चर निगेटिव आ रहा है हर एक्स के लिए। इसका मतलब जी कैसा फंक्शन हो जाएगा? जी एक्स इज डिक्रीजिंग, मतलब जी एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी डिक्रीजिंग होता है, अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स एक्स भी डिक्रीजिंग होगा। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी थी एच एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू 0, एच एक्स इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट हम एक साइड रख लेते हैं, एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स, इन भाई साहब को उधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16। और अब ये देखेंगे कि यार इन दोनों ग्राफ में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। नहीं, एक काम बचा यार, हमने ये तो प्रूफ कर लिया कि ये डिक्रीजिंग है तो 100% ये भी डिक्रीजिंग होता है, लेकिन अभी ये काम बच गया यार, ये चेक नहीं किया अभी हमने कि दोनों फंक्शन अगर अलग अलग डिक्रीज कर रहे हैं, ग्राफ दोनों ग्राफ डिक्रीजिंग है तो उनका प्रोडक्ट या डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा या नॉन मोनोटोनिक क्या होगा, तो वो हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। कैसे देखेंगे? एक और लाइन बनाते हैं, एक और पार्टीशन करते हैं, आइए, इतना पास नहीं, थोड़ा दूर आओ। लेट हमने इसको वाई बोल दिया, एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स को वाई बोल दिया, एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स मतलब जी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना। अब एफ एक्स कैसा साइन देगा? हर एक्स पर एफ एक्स, एफ कहाँ से कहाँ तक? पॉजिटिव से पॉजिटिव रियल में डिफाइंड है, तो ये तो पॉजिटिव देगा, इंटू जी डैश एक्स, जी डैश एक्स कैसा साइन देगा? जी डैश एक्स निगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव यानी ओवरऑल निगेटिव हो गया। जी एक्स कैसा साइन देगा? पॉजिटिव, जी भी कहाँ से का? पॉजिटिव रियल, तो पॉजिटिव रियल में डिफाइंड है, पॉजिटिव। और एफ डैश एक्स कैसा साइन देगा? निगेटिव। तो कहने में था इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, ये भी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ओवरऑल कैसा आएगा? लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। इसका मतलब एफ एक्स बाई हमने किसको लेट किया था? एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स को, तो एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन आ गया? डिक्रीजिंग। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग है। तो अब ग्राफिकली देख लेते हैं यार, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये पैराबोला है, तो इसमें कितने अच्छा पॉजिटिव रियल की बात करें तो ऑरिजिन के आगे तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग होगा। तो ग्राफिकली खेल लेते हैं यार, आ जाओ। अब एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा था? डिक्रीजिंग फंक्शन था, और रेंज कैसी पकड़ रहा था? ये आर प्लस से आर प्लस में ही था, ठीक है भाई। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ इस तरह का ग्राफ रहा होगा, जरूरी नहीं कि रेंज में मतलब इन्फिनिटी तक जी जाए, वो कहीं से भी होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली एक बनाना है पूरी नंबर लाइन में पॉजिटिव एक्स के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का ग्राफ बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, पैराबोला बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक कट तो आएगा ही आएगा। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये डिक्रीज कर रहा, रेंज तो कुछ भी हो सकती है, कैसा भी हो सकता है ग्राफ, लेकिन एक इंटरसेक्शन तो 100% आएगा दोस्तों, ये तो पक्की है। इससे ज़्यादा पक्की बात मैं बोल नहीं सकता। तो इन्होंने शायद बोला है फर्स्ट ऑप्शन में, इक्वेशन एच एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, इसमें बोला नो रियल रूट, इसमें एटलीस्ट 2 रियल रूट।
तो हमारे पास एग्जैक्टली एक रियल एग्जैक्टली एक रूट है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मजबूरी में इसको टिक करना पड़ेगा यार, एटलीस्ट वाले को टिक करना पड़ेगा क्योंकि एक रूट तो आ ही रहा है। बोलो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? आगरा एंड दिल्ली, आगरा एंड दिल्ली। चलते हैं बच्चों आगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर वेरिएबल रियल नंबर्स, ए और बी क्या वेरिएबल रियल नंबर है सच दैट उनका सम 4 है। ए और बी दो वेरिएबल रियल नंबर हैं जिनका सम 4 है, और बोल रहे हैं ए 2 से छोटा है, ए 2 से छोटा है, तो ऑटोमेटिक सम 4 बनाए रखने के लिए बी को 2 से बड़ा होना पड़ेगा। यानी अगर ए 1.5 होगा तो बी 2.5 होगा, ए 1 होगा तो बी 3 होगा, मतलब ए 2 से छोटा है, बी 2 से बड़ा है। फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग है, फंक्शन का ग्राफ एफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। अब इन्होंने एक इंटीग्रल बनाया 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये दो इंटीग्रल का सम की वैल्यू b माइनस ए पर डिपेंड करेगी, मतलब b माइनस ए के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगी, b माइनस ए के इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे ए और बी के बीच का गैप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ए और बी के बीच का गैप बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा जब b माइनस ए डिक्रीज करेगा, ऐसा कुछ है। तो बेसिकली हमें बताना है कि ये जो सम आएगा इंटीग्रल का, उसका b माइनस ए से कैसा रिलेशन है, b माइनस ए के बढ़ने से बढ़ता है कम होता है, वो बताना है। तो एक काम करते हैं, b माइनस ए के मतलब एक तरह से इसका डेरिवेटिव हमें b माइनस ए के रेस्पेक्ट में चेक करना है, तो b माइनस ए के कुछ नाम दे देते हैं यार, आ जाओ, b माइनस ए को कुछ बोल देते हैं, लेट b माइनस ए को k बोल दिया, और b प्लस ए तो 4 है ही सही, यहाँ ऐड करके b और a निकाल लो k के टर्म में, b कितना आ जाएगा, b माइनस ए को k बोला तो b आ जाएगा k प्लस 4/2, है ना, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो a कितना आएगा, इस नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, a आएगा 4 माइनस k/2, ये आ जाएगा। a और b को हमने k का फंक्शन, नहीं अब हमें बताना इस इंटीग्रल की वैल्यू b माइनस ए के रेस्पेक्ट, मतलब k के रेस्पेक्ट में, है ना, k के रेस्पेक्ट में बताना, यानी इसको हमने i बोल दिया, लेट ये जो इंटीग्रल का सम है इसको i बोल दिया, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू b एफ एक्स डी एक्स, ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर a और b कांस्टेंट नहीं है, आपको दिख रहा होगा यार, a और b दोनों ही k के फंक्शन है, और हमें बताना है i की वैल्यू k पर किस तरह से डिपेंड करती है, तो di/dk निकाल लेते हैं, di/dk, di/dk, तो फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट का फंक्शन अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए, लेबनीज रूल लगाएंगे, है ना, ए कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, ए के का फंक्शन है, अपर लिमिट का फंक्शन इनटू da/dk, लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है ही सही, प्लस अपर लिमिट का फंक्शन इनटू dv/dk, है ना, da/dk इंटू dv/dk, da/dk, da/dk कितना आएगा, -12 प्लस एफ बी इंटू dv/dk, dv/dk कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हाफ ले लेते हैं कॉमन, एफ बी माइनस एफ ए, हाफ कॉमन ले लिया, एफ बी माइनस एफ ए, ये सीन बन गया, ठीक है। और फंक्शन कैसा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है और बी ए से बड़ा है, भाई ए 2 से छोटा था, ए 2 से छोटा था तो बी 2 से बड़ा आएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली ये साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है di/dk पॉजिटिव है, तो i का k के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इस इंटीग्रल की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब b माइनस ए इंक्रीज करेगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए भाई, इसको तुम लोग ग्राफिकली भी फील कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा ऐसे ग्राफ बना के देखना, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे बनाना, ए यहाँ लेना बी यहाँ लेना, मतलब ए को लेना 1.5 बी को लेना 2.5, तो सम 4 आ जाएगा। अब ए को 1.5 से 1 तक लाओगे तो एरिया में इतना लॉस होगा, ये 0.5 यूनिट आगे बढ़ेगा तो एरिया में इतना गेन आएगा, तो 0.5 यूनिट इसको पीछे शिफ्ट किया, ये 0.5 यूनिट आगे बढ़ेगा, क्योंकि सम हमें 4 रखना, तो एरिया में लॉस कम है गेन ज़्यादा है, तो ओवरऑल क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। तो ग्राफिकली तो बहुत बेसिक सी बात है ये, लेकिन भाई ये लिखने का तरीका क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यार भाई ऑस्किलेटरी टाइप का है,
इसमें हम बात करेंगे टेंजेंट नॉर्मल। मैंने पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट दिस इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो बताओ। तो नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल के एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी होता है? स्लोप जरूरी होता है। मतलब ये चेक करना पड़ेगा क्या t इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है ना, वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये देखो, एट t इक्वल टू 0, जिस समय t 0 है उस समय x कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, और एट दैट टाइम जब t 0 है तो y कोऑर्डिनेट भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो t इक्वल टू 0 पर पॉइंट x कमा वाई क्या है? 0,0। भाई टेंजेंट नॉर्मल के हमें दो चीज चाहिए होती है, एक पॉइंट दूसरा स्लोप, तो पॉइंट तो आ गया। अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं स्लोप। तो dy बाई डी एक्स पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर y को t के रेस्पेक्ट में dy बाई डी टी, नीचे x को t के रेस्पेक्ट में dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी बन जाएगा g डैश टी, और dx बाई डी टी बन जाएगा f डैश टी, है ना। dy बाई डी एक्स चाहिए था मेरे को t इक्वल टू 0 पर, तो ये बन जाएगा g डैश 0 अपॉन f डैश 0। तो g डैश 0 और f डैश 0 निकाल लें, g डैश 0 निकालते हैं। आओ भाई इधर, लिमिट t गोज टू 0, g ऑफ 0 प्लस टी माइनस जी 0 अपॉन टी, मतलब h की यहाँ t ले लिया, एक ही बात है यार। लिमिट t गोज टू 0, g ऑफ t कितना हो जाएगा? ये g0 कितना है? 0, 1 अपॉन टी इंटू साइन टी स्क्वायर अपॉन टी। तो लिमिट t गोज टू 0 साइन टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो ये तो 1 आ गया। g का 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, लेफ्ट हैंड की करने की जरूरत नहीं है कि 0 माइनस टी करेंगे ना, तो एक माइनस ये भी देगा, एक माइनस ये भी देगा, तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। f डैश 0 देख लेते हैं, लिमिट t गोज टू 0 f ऑफ 0 प्लस टी माइनस f ऑफ 0 अपॉन टी। तो f ऑफ 0 प्लस टी माइनस f0 फिर से 0 हो जाएगा। लिमिट t गोज टू 0 2t प्लस टी स्क्वायर साइन 1 बाई टी अपॉन टी, ये सीन बन जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। लिमिट t गोज टू 0 2 प्लस ये बन जाएगा सीन 2 इंटू साइन 1 बाई टी, t इंटू साइन 1 बाई टी। अब साइन 1 बाई टी ऑस्किलेटरी फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक ऑस्किलेट करता है? -1 से 1 के बीच में फाइनाइट ऑस्किलेशंस होते हैं। अगर ये साइन 1 बाई टी अकेला होता तब तो मैं बोलता ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए लिमिट का आंसर एक डेफिनेट फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो फाइनाइट तो है लेकिन डेफिनेट नहीं है, साइन 1 बाई टी और -1 से 1 इनफाइनाइट नंबर होते हैं। बट लुक एट दिस टर्म, यहाँ पे t वाला टर्म प्रेजेंट है, और ये t किसको अटेंड कर रहा है? 0 को। तो जब ये 0 को अटेंड करेगा तो ये हाफ हो चाहे -1 हो चाहे 1 हो, प्रोडक्ट की लिमिटिंग वैल्यू हमेशा क्या मिलती रहेगी? 0। तो फाइनली इस लिमिट का आंसर कितना आएगा? 2। तो g डैश 0 वाली लिमिट का आंसर 1 है, f डैश 0 वाली लिमिट का आंसर 2 है। फाइनली m की वैल्यू, m मतलब स्लोप कितना है? g डैश 0 अपॉन f डैश 0, तो 1/2 आ जाएगा। m 1/2 आने का मतलब टेंजेंट और नॉर्मल लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? तो टेंजेंट एक लाइन है जो यहाँ से पास होती है हैविंग दिस स्लोप, तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल भी एक लाइन है, यहाँ से पास होती है, स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -2 y माइनस y1 -2 इंटू x माइनस x1, ये टेंजेंट नॉर्मल आ जाएगा। सही है क्या बच्चों? चलिए भाई मूव करते हैं आगे। A variable triangle in the xy plane has its ortho center at the vertex B। एक ट्रायंगल ABC है xy प्लेन में जिसका ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स पर मिल रहा है। इतना ही पढ़ते अंदर से आवाज आ गई, इसका मतलब ट्रायंगल सर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ऑर्थो सेंटर एक वर्टेक्स पर मिलता है। वो कौन सा वर्टेक्स होता है? फॉर्मिंग अ राइट एंगल, ठीक है। A fixed vertex A at the origin, a fixed vertex A at the origin and the third vertex C restricted to lie on the parabola। फिक्स वर्टेक्स कहाँ पर? ऑरिजिन पर है। तीसरा वर्टेक्स सी जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है। द पॉइंट बी स्टार्ट्स एट द पॉइंट 0,1 एट टाइम t इक्वल टू 0।
पॉइंट बी कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, t इक्वल टू 0 पर पॉइंट बी कहाँ पर है, 0,1 पर है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है एंड मूव्स अपवर्ड अलोंग वाई एक्सिस एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंक्रीजिंग व्हेन t इक्वल टू 7/2 सेकेंड. t इक्वल टू 7/2 सेकेंड पर एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है ये देखना है. चलिए भाई, तो सबसे पहले एक काम करते हैं यार, पहले तो इस पैराबोला का डायग्राम बनाते हैं. ये देखना चाहता हूँ यार ये सीन कैसा है, जो पूरा ट्राइंगल है तो इसी पर आओ. y इक्वल टू 1 प्लस 7x², 0 पे वैल्यू 1 आएगी और इवन फंक्शन है तो ये कुछ इस तरह का होगा यार पैराबोला, ये इस टाइप का है ना. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी कितना है, 0,1 है ना. कह रहे वर्टेक्स ए एट द ऑरिजिन, ट्राइंगल एबीसी में वर्टेक्स ए फिक्स्ड है, ये तो ऑरिजिन पर है, ए ऑरिजिन पर है और ये फिक्स पॉइंट है ना. ऑर्थो सेंटर एट द ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर बी पर है, वर्टेक्स ए ऑरिजिन पर, थर्ड वर्टेक्स ई रेस्ट्रिक्टेड टू लाई ऑन द पैराबोला, मतलब ए यहाँ पर है, बी ऑर्थो सेंटर है, द पॉइंट बी स्टार्ट्स एट द पॉइंट, अच्छा बी यहाँ पर, ए यहाँ पर है, बी 0,1 पर है और सी इस कर्व पे लाई करेगा. और ट्राइंगल कैसा बनाना, राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए ए बी सी. बी तो यहाँ पर, अभी तो खैर सी की बात नहीं करेंगे. अब हम t इक्वल टू 0 पे क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट बी को ऊपर पुल कर रहे हैं बाई एक्सिस के अलॉन्ग. एट टाइम t इक्वल टू 0 पॉइंट यहाँ पर है एंड मूव्स अपवर्ड अलॉन्ग द बाई एक्सिस एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यानी पॉइंट बी जो यहाँ पर है, इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, और अब हम जैसे इसको पुल करेंगे तो बी जैसे ऊपर आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग सी इधर आ जाएगा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बने. तो किस रेट से हम ऊपर पुल कर रहे हैं, 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट ऊपर जाता है. तो मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे जैसे हम इसको पुल करेंगे तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया बढ़ता जाएगा. तो मेरा एक छोटी सी डिमांड है, t इक्वल टू 7/2 सेकेंड पर एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, एरिया की ग्रोथ रेट बतानी है. तो मैंने सपोज किया किसी मोमेंट, किसी टाइम, मतलब टाइम t सेकेंड के बाद पार्टिकल जो है पॉइंट बी की न्यू पोजीशन ये आ गए, t सेकेंड के बाद हम बात कर रहे हैं आपसे मेरी बात हो रही है t सेकेंड के बाद. तो 1 सेकेंड में कितना ऊपर जाता है, 2 सेंटीमीटर. 1 सेकेंड में कितना ऊपर पुल करते हैं, 2 सेंटीमीटर. तो बच्चों t सेकेंड में कितना ऊपर गया होगा सर, 2t गया होगा, ऑब्वियस सी बात है. अब मुझे बताओ कि c कहाँ पर होगा सर, ऑर्थो सेंटर ये रहा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. ये बन गया सर ट्रायंगल, ये लो ये ट्रायंगल आ गया. तो a फिक्स्ड है, b हमने ऊपर पुल किया है और ये पॉइंट जो है c, ये c कर्व पर है. अच्छा b का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, यस सर ये 1 था, ये t सेकेंड पुल किया ऊपर तो 2t और ऐड कर देंगे 1 में, तो 0,2t + 1, ये b का कोऑर्डिनेट आ गया. निकालना क्या, एरिया का ग्रोथ रेट. अच्छा एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए. तो जो b की हाइट है भाई c की हाइट होगी, तो b का बाई कोऑर्डिनेट, b का जो बाई कोऑर्डिनेट भाई c का बाई कोऑर्डिनेट होगा 2t + 1. यार ये जो x कोऑर्डिनेट है ये फिल करना है, ये वाला ब्लैंक फिल करना है. तो कैसे फिल करेंगे यार, इस पैराबोला की इक्वेशन पता है, इसमें बाई ये पुट करके x निकाल लेते हैं. तो पैराबोला की इक्वेशन क्या, y इक्वल टू 1 + 7x² अपॉन 36. तो वो कौन सा x है जिससे इस ग्राफ की हाइट 2t + 1 आएगी, वो पुट कर देते, पुट y इक्वल टू 2t + 1 और यहाँ से x निकाल लेते हैं. 2t + 1 1 + 7x² y 36, 1 7 कैंसिल कर दिया, 36 2 जा 72, 72t/7. अच्छा माइनस लेने से मतलब नहीं, हमने एक साइड ले लिया, प्लस ही ले लेते हैं. 72 को 6 √2/7 इंटू √t, ये पॉइंट आ गया. तो मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाला पॉइंट हम ब्लैंक को फिल कर रहे हैं, 6 √2/7 इंटू √t. ठीक है ना. अब आते हैं इधर, कलर ये वाला लेते हैं यार, ब्राइट कलर बच्चों को पसंद ज़्यादा है ना, ब्राइटनेस होनी चाहिए भाई. चलिए भाई, लाइफ डल नहीं होनी चाहिए भाई. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की अगर मैं बात करूँ सर, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक काम कर लो ए बी बोल दो, बी सी बोल दो, हाफ लगा दो.
ए भी बताओगे दोस्तों? यस सर, ये 2t + 1 1/2 टाइम्स 2t + 1। बी सी बोलोगे? बी सी सर ये रहा जो अभी आपने फिल किया है ब्लैंक, बहुत गंदी सी पिक्चर है। 6√2/7 इंटू √t, इतनी भी गंदी नहीं है, कट करो। तो एरिया टाइम का फंक्शन बन गया, 3 ले लो बाहर, √2/7 ले लो बाहर, √t को अंदर ले आओ, तो 2t की पावर 3/2, 2 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस √t, ये आ गया। एरिया टाइम का फंक्शन आ गया। अब किसी भी टाइम पर मैं एरिया बता सकता हूँ। t = 2 सेकेंड में एरिया कितना होगा, 5 में एरिया कितना होगा। हमें एरिया नहीं निकालना, हमें बताना है t = 7/2 सेकेंड के बाद एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा था। किस रेट से इंक्रीज मतलब da/dt चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? da/dt। डिफ्रेंशिएट कर लो, तो da/dt 3√2/7 इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3t + 1/2 √t। √t का डेरिवेटिव होता है 1/2 √t, है ना। तो 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2, अच्छा 1 मिनट, 2 इंटू 3t थोड़ी आएगा, 3√t आएगा यार। चेक करना दोस्तों एक बार, 2 इंटू 3/2 इंटू टी की पावर 3/2 - 1, ठीक है भाई। तो 3 इंटू √2/7, 3 × 2 = 60, यह आ जाएगा 60 + 1/2 √t, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है भाई। अब da/dt चाहिए t = 7/2 सेकेंड पर, इम्प्लाइज da/dt एट t = 7/2 कितना आएगा? 3√2/7 तो बाहर लिख दो, 7/2 पुट करो, 21 + 1/2 √7/2। √7/2 को ऊपर ले जाके 2/7 बना दो, 3 इंटू 2/7, है ना। इसको ऊपर ले 2/7 बना दिया, इंटू 1/2 है ही सही, इंटू 22। कुछ चीज़ें कैंसिल होती दिख रही? यस सर। 22 3 × 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यूनिट के साथ आंसर लो यार तुम लोग। तो ये हमारा एरिया का ग्रोथ रेट आ रहा है 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से एरिया इंक्रीज करेगा। तो बच्चों ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, मैंने इसको फ्रेम किया था बहुत टाइम पहले, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बैक, और सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल चाहूँगा आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, है ना। टेंजेंट नॉर्मल पर ही है, ये करें। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मजा आएगा। पहला पार्ट सारे बच्चों से हो जाएगा, सेकंड पार्ट कुछ सिलेक्टेड बच्चों से ही हो पाएगा। तो मैं बिल्कुल वेट करूंगा कि सेकंड पार्ट कितने बच्चों ने किया है। पहला पार्ट तो हो जाता है, सिंपल है, इसीलिए दिया था कि पहला हो जाए बच्चों से, इसलिए दिया था कि सेकंड पार्ट कुछ सिखा के जाए, है ना। तो इसके आंसर्स दीजिएगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में। और एओडी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट, आज वाला जो पार्ट था एओडी का लेक्चर 1, इसमें हमने वही कवर किया था, टेंजेंट नॉर्मल था, मोनोटोनिसिटी था, थोड़ा बहुत पार्ट, एक आध पार्ट में कहीं पे एलएमबीटी यूज हुआ था। हमारा एक्चुअल लेक्चर अब आने वाला है सेकंड वाला, एओडी का सेकंड, जिसमें हम कवर करेंगे आपकी सारी थ्योरम, सारी मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें रोल्स, लैग्रेंज, कॉशी कोर्स में नहीं, लेकिन कॉशी पे बच्चों ने बोला है तो मैं जरूर पकड़ाऊंगा कुछ प्रॉब्लम। आफ्टर दैट मैक्सिमा मिनिमा की वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सिमा मिनिमा के बहुत सारे एप्लीकेशन है, कर्व के बीच के मिनिमम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को कवर करके एक जानदार, शानदार, वजनदार लेक्चर में अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। लव यू ऑल। ओके, बाय बाय बच्चों।